हेलो एवरीवन। थोड़ा 2-3 दिन हमारा ब्रेक लग गया था, थोड़ा हाथ पे लग गई, तो रिजल्ट वगैरह भी था, तो 2-3 दिन हमारे लेक्चर हुए नहीं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सब्सिडरी बुक चालू था। सब्सिडरी बुक में मैंने होमवर्क दिया था, एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको पूछा था व्हाट्सएप पे किसी को कोई क्वेरी है क्या, तो किसी ने बताया नहीं। नो क्वेरी लिखा, मतलब ठीक है नो क्वेरी, और कुछ आंसर आया नहीं मतलब नो क्वेरी। सिर्फ अंजलि ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सभी सबने सॉल्व किए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता, और किसी को क्वेरी नहीं आई है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में फटाफट सॉल्व करता, फिर हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। देखो क्या बोले, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स इन परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। ठीक है, पहले बोले परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर 33,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट वॉज पेड इमीजिएटली। देखो जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती ना कि कंबाइंड एंट्री है, इसमें कंबाइंड एंट्री आधा अमाउंट पे करा आधा उसमें क्रेडिट में, तो क्या करने का जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। जर्नल एंट्री पास की तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्सिडरी बुक में हमने ये एंट्री लिखनी चाहिए। देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले तो परचेस है, उधारी पे है 33,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट है और आधा पैसा हाथों हाथ दिया, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पहले तो 33,000 का 5% कितना होता निकालो। 33,000 का 5% होता 1650, तो 33,000 माइनस 5% कितने का खरीदा हमने, 31,350। तो हाउ मच वी हैव परचेज। इसकी जर्नल एंट्री यदि मैं पास करूँ तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बोलो फटाफट। परचेज अकाउंट डेबिट 31,350। अब क्या बोला, हाफ अमाउंट वॉज पेड इमीजिएटली, इसके आधी अमाउंट हाथों हाथ पे कर दो, तो 31,350 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमने 15,675 रुपये हाथों हाथ पे किए मतलब है क्या क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्या कम हुआ, कैश कम हुए, कैश एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। तो इसका मतलब बचे हुआ क्या है, उधारी है, तो फिर क्या आएगा जिससे हमने खरीदा, नाम उसका क्या नाम है उसका, नील कमल स्टोर्स अकाउंट, कितना 15,675। ये इसकी जनरल एंट्री होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, पहले तो ट्रेड डिस्काउंट आता है माइनस कर देने का, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। तो परचेज हुआ 31,350 का, उसमें से आधा कैश में पे करा, आधा हमने उधारी में। ठीक है अपने करना क्या है, यहाँ पे अपने को एंट्री पास करनी है परचेज बुक। तो परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाएंगी बताओ। पहली बात तो परचेज है क्या, हाँ परचेज है। गुड्स का परचेज है क्या, हाँ गुड्स का परचेज है। उधारी में है क्या, सब पूरा उधारी में नहीं, आधा उधारी में आधा कैश में, तो जो भी कैश में यहाँ पे देखो, ये जो कैश वाला है, कैश वाले की एंट्री कहाँ होती है बेटा, कैश बुक में। कैश बुक बनाना है क्या, क्वेश्चन में नहीं। देखो परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक बनाना नहीं, तो कैश वाला अमाउंट आएगा कैश में नहीं, यानी सिर्फ आधा ही परचेज। कितना परचेज, 15,675, सिर्फ आधा परचेज उधारी में, सिर्फ आधा ही परचेज हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बचे आधा परचेज कैश बुक में होता। कैश बुक पूछा नहीं, तो यहाँ पे अपने को डायरेक्ट क्या करने का, सीधा परचेज बुक में जाके लिख देने का 15,675। समझा गया, यस। देखो परचेज बुक कहाँ है, परचेज बुक ही रही, परचेज बुक में लिख दो जाके 15,675, 15,675। कौन सा बेटा है, ये है 1 तारीख की एंट्री है, 1 अगस्त, नीलकमल स्टोर। ठीक है, यहाँ पे लिख देने का जो भी ईयर है, क्या ईयर है, 2019 अगस्त 01। क्या नाम है बेटा, किससे परचेज किया अपन ने, नील कमल स्टोर। इनवॉइस नंबर यदि है तो इनवॉइस का कॉलम बना लेना, और इनवॉइस के कॉलम में इनवॉइस लिखने का। ट्रेड डिस्काउंट है तो कॉलम ट्रेड डिस्काउंट का बनाने का, मैंने पहले बताया। सब्सिडरी बुक इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, मान लो इसमें ट्रेड डिस्काउंट कॉलम किसी ने बनाया और किसी ने नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई राइट है या रॉन्ग है। सब्सिडरी बुक का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, जैसे अपने को ईजी लगे, जैसे हम कंफर्टेबल हो वैसे हमने बनाने का। ये समझा पहली एंट्री, एकदम सिंपल। ठीक है सर, खत्म। नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स ऑफ 27,750 टू धवल ट्रेडर्स। इनवॉइस गुड्स टू मतलब हमने इनवॉइस दिया, हम इनवॉइस कब देंगे, जब हम सेल करेंगे। मतलब धवल ट्रेडर को हमने क्या किया, सेल किया तो कहाँ जाएंगे, एंट्री सेल बुक में। देखो एक तो गुड्स है, देखो यहाँ पे गुड्स लिखे हुआ है, दूसरा सेल है और नाम भी दिया उधारी में, मतलब यदि कोई माल हमने उधारी में बेचा तो वो कहाँ जाएगा, सेल बुक में। यदि कोई माल कैश में बेचा तो वो कहाँ जाता, कैश बुक में। यदि कोई माल हमने मतलब गुड्स नहीं है, कुछ और हमने बेचा, एसेट बेच दिया, तो वो कहाँ जाएगा, यदि कैश में बेचा तो कैश बुक में, कैश में नहीं बेचा, उधारी में कोई एसेट बेचा तो वो कहाँ पे जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। जिसकी कोई बुक नहीं रहती उसका कौन रहता है, जर्नल प्रॉपर। यहाँ पे क्या हुआ,
गुड्स हमने सोल्ड किया उधारी में, तो ये कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में। सेल्स बुक में हमने क्या लिखना पड़ेगा, धवल ट्रेडर्स 27,750, सिंपल आ जाएंगे सेल्स बुक में। सेल्स बुक में लिखेंगे धवल ट्रेडर्स 27,750, है ना जी। हाँ, तारीख क्या बेटा, 3 तारीख लिख देने, 2019 अगस्त 03, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, सोनाली इनवॉइस गुड्स ऑफ 14,000 टू अस एट 4% ट्रेड डिस्काउंट एज पर ऑर्डर डेटेड 27 जून 2019। मतलब पहले कभी कभी हमने उसको ऑर्डर दे के रखा था, जब सिर्फ ऑर्डर देते उसकी जर्नल एंट्री करते क्या, उसकी एंट्री करते क्या, नहीं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गया, तो उसकी अभी एंट्री करने की अपने को, काय की एंट्री, अब देखो सेल या परचेस है, क्या बोला, सोनाली इनवॉइस गुड्स टू अस, हमको इनवॉइस भेजा, मतलब हमने खरीदा, किससे खरीदा, सोनाली से, गुड्स खरीदा उधारी में, किसी से उधारी में गुड्स खरीदा, तो परचेज बुक में जाना चाहिए क्या, यस बिल्कुल जाना चाहिए। 14,000 है, लेकिन 4% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले काट लेने का, काट लो, 14,000 माइनस 4%, 13,440, तो डायरेक्ट जाके लिखने का, सोनाली से अपन ने किया परचेज, तो परचेज बुक में जाके लिखने का, क्या नाम बोला बेटा इसने, 4 तारीख को सोनाली परचेज में, ओह नो, हाँ जी, तो 4 तारीख को सोनाली से परचेज किया, कितना अमाउंट है, 13,440 ना, हाँ 13,440, ठीक है, एकदम सिंपल। चलो सिंपल तो है, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन्स एट 7% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड सोल्ड किया सौरभ एंड सन को, सौरभ एंड सन है, सोल्ड गुड्स है, क्रेडिट पे है, सेल्स बुक में आएगा क्या, जी सर बिल्कुल आएगा, तो सेल्स बुक में लिखेंगे सौरभ ट्रेडर्स 30,000, लेकिन 7% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट पहले काट लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के कॉलम में, ठीक है, यदि किसने ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम बनाया हो, ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम बना के लिखो, या ऐसा डायरेक्ट भी आपने लिखा तो चलता, या तो आपने ऐसा नीचे से माइनस भी किया, जैसे यहाँ से आप करते थे लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ अलग से लिखते थे 14,000 माइनस 14,000 का कितना परसेंट आ रहा है, 7% आ गया, 4%, तो माइनस 4% ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी वैसे आप कर सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, एक मिनट ना, थोड़ा अटक गया है, धवल ट्रेडर्स वाले को कितना डिस्काउंट था, कुछ ही नहीं था, ठीक है ठीक है। तो मैं पहले ही बोला, या तो आप डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट काट के डायरेक्ट ही बची हुई अमाउंट लिख दो, या तो ऐसा नीचे ट्रेड डिस्काउंट करके माइनस करो जैसा हमने किया, या तो एक कॉलम ही अलग से बना लो, ग्रॉस ट्रेड डिस्काउंट फिर नेट, यहाँ पे ग्रॉस एक कॉलम आ जाएगा नेट डिस्काउंट का, फिर बाद में आ जाएगा नेट का, ठीक है। मान लो ये ग्रॉस आ गया, फिर एक कॉलम और बना लो बीच में ट्रेड डिस्काउंट, और लास्ट में आ गया हमारा, ठीक है। कैसा भी किया तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, सौरभ एंड सन चलो था ना, सौरभ एंड सन को 7% डिस्काउंट पे सोल्ड किया 30,000, तो आ जाओ सेल बुक में सौरभ एंड सन्स लिखो, सौरभ एंड सन्स कितना अमाउंट है बेटा, 30,000 और 7% ट्रेड डिस्काउंट, है ना, हाँ जी 9 तारीख को, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ फटाफट, 9 तारीख को सौरभ एंड सन्स में लिखेंगे 30,000, उसमें से करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 7%, 30,000 का 7% होता है 2,100, ये इसमें से हम माइनस कर लेंगे,
तो हमारा आ जाएगा 31,000 माइनस 2,100, 28,900। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट आगे। नेक्स्ट, सेंड अ डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर 3,000 ग्रॉस। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न। अच्छा, मैंने पहले ही बोला डेबिट नोट क्रेडिट नोट में कंफ्यूजन हो रहा कि कौन सा परचेज रिटर्न है कौन सा सेल्स रिटर्न है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या करने का, नाम दिया है, नाम देखो क्या नाम दिया है, किसको अपन ने कुछ तो भी रिटर्न किया है, किससे रिटर्न आया, नीलकमल स्टोर से। तो ऊपर से जाके देखने का, ऊपर जाके देखने का कि नीलकमल स्टोर से परचेस किया या सेल किया। यदि परचेस किया होगा तो ये क्या रहेगा, परचेस रिटर्न। ऊपर सेल किया होगा तो ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न। देखो नीलकमल स्टोर ये रहा, नीलकमल स्टोर। नीलकमल स्टोर से क्या करेगा बेटा, परचेज, तो उसको क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। तो कौन सी बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, कितने का है, 3,000, लेकिन 3,000 क्या है बेटा, ग्रॉस। तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था, 5%। ठीक है, तो परचेज रिटर्न में लिखो नीलकमल स्टोर, तारीख जो भी रहेंगे आपने डाल देना। परचेज रिटर्न में लिखो नील कमल स्टोर्स 3,000, लेकिन ये ग्रॉस है, ग्रॉस है तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना बाकी था। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था, 5%। 3,000 का 5% कितना होता बेटा, 150। तो कितना बचेगा, 2,850। ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, सेंड क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर 3,550। अब क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं समझना, चुपचाप देखने का धवल ट्रेडर्स। ऊपर जाके देखो धवल ट्रेडर्स क्या है, धवल ट्रेडर्स ये रहा, धवल ट्रेडर्स। धवल ट्रेडर से इनवॉइस गुड्स टू, हमने इनवॉइस दिया, मतलब धवल ट्रेडर क्या है, सेल। तो ये क्या रहेगा, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितने का बोला बेटा, 3,550। ग्रॉस नेट कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या मानने का, नेट, जबरदस्ती ग्रॉस नहीं मानने का। 3,550, तो ये सेल रिटर्न में जाके लिखो धवल ट्रेडर 3,550। 14 तारीख को सेल रिटर्न में लिखने का है धवल ट्रेडर्स, डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिखने का 3,550, है ना। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सर जी। नेक्स्ट, चलो फटाफट नेक्स्ट। अभी तक तो बहुत सिंपल था यार, पता नहीं हो सकता आगे क्वेरी हो। नेक्स्ट, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली 1,000 ग्रॉस। सोनाली, सोनाली, सोनाली से देखो ऊपर क्या है, क्या है सोनाली, ये सोनाली ये रहा। सोनाली इनवॉइस गुड्स टू अस, मतलब हमने सोनाली से क्या किया बेटा, परचेज किया। तो सोनाली को क्या रहेगा, परचेज रिटर्न। 1,000 ग्रॉस है, उसका ट्रेड डिस्काउंट देख लो कितना है, 4%। तो परचेज रिटर्न, परचेज ही किया ना, यस। तो ये परचेज रिटर्न में जाएंगे, परचेज रिटर्न में लिखेंगे सोनाली ट्रेडर्स हाउ मच, 1,000, लेकिन ये ग्रॉस है तो इसमें से क्या लेस करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, 4%। कितना होता है, 40 रुपया, मतलब 960 रुपये। एकदम सिंपल, सारू अच्छे हैं जी हाँ, 90। ओके, नेक्स्ट, सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन 4,675 नेट। सौरभ एंड सन को क्या है, ऊपर जाके देखो, सौरभ एंड सन को है सेल, तो ये क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है, 4,675। सेल्स रिटर्न में लिखेंगे सौरभ एंड सन्स 4,375, 675। ठीक है जी, 21,000 बोला, 21 तारीख को है 4,675। ठीक है, एकदम सिंपल, टिल नाउ नो डिफिकल्टी। ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर्स 15,000। 15,000 से सुरभि स्टोर से माल खरीदा। सोल्ड द सेम, वही माल हमने बेच दिया आगे प्राची को, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आगे हमने उसको सेल किया, शायद इसमें दिक्कत है। तो ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तारीख एक ही है, परचेज और सेल। तो दो अलग अलग ट्रांजेक्शन अपने को रिकॉर्ड करने के। पहला ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, एकदम सिंपल, परचेज का। परचेज किया सुरभि स्टोर से 15,000 का, तो परचेज बुक में जाके लिख देने का चुपचाप, परचेज बुक में जाके लिख देने का सुरभि स्टोर या ट्रेडर जो भी है कितना है, 15,000। कोई डिस्काउंट विस्काउंट का लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट खत्म। ठीक है, आगे आगे ये था 24 तारीख को। ठीक, अब आगे क्या वाला, सेम द सोल्ड द सेम टू प्राची एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 15,000 का हमने 20% प्रॉफिट जोड़ा, 15,000 का 20% होता है बेटा 3,000। तो 15,000 में 3,000 प्रॉफिट जोड़ो, हो गया 18,000। तो 18,000 का हमने सेल किया, किसको किया, प्राची को।
तो ये कौन से बुक में आएगा बेटा? सेल्स बुक में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपना दिमाग हमेशा चालू रखना कि बीच में एक आधा कैश का ट्रांजेक्शन दे देंगे, कैश का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, कैश बुक में जाएगा, कैश बुक नहीं बनानी इसलिए नहीं रिकॉर्ड करना। ऐसा नहीं कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, कैश के ट्रांजेक्शन वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश बुक नहीं बना रहे इसलिए यहाँ पे कैश बुक के ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक है, किसको सोल्ड किया रे? प्राची को सोल्ड किया। कितने में किया? 15,000 और 3,000 यानी 18,000 में हमने सोल्ड किया। एकदम सिंपल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर एंड पेड कैरेट 240। ठीक है, गुड्स परचेज किया 6,600 का, परचेज है सीमा स्टोर से। कहाँ जाएगा? परचेज बुक में, सीमा स्टोर्स। अमाउंट 6,600, 6,600 और 240 है फ्रेट के या कैरेज के। टोटल हो गया बेटा 6,840। ठीक है, ठीक है। तारीख 25। ओके, नेक्स्ट, इसमें क्या करें अपन ने? फ्रेट ऐड, कैरेज भी लिखा चलता है, एक ही बात। नेक्स्ट, प्राची रिटर्न द गुड्स 5,000 एज दे वेयर डिफेक्टिव। प्राची ने क्या किया? 5,000 के गुड्स वापस भेज दिए। एंड द सेम वेयर रिटर्न टू सुरभि स्टोर्स। ओके, अब यहाँ पे की होंगी मैक्सिमम बच्चों ने गलती, इसी की वजह से शायद क्वेरी रेस की थी किसी ने, अंजलि ने, और शायद किसी ने सॉल्व कर लिया लेकिन उसको उसके ध्यान में आया नहीं कि क्वेरी है, उसने गलत किया। बहुत लोगों ने यहाँ पे गलत किया होगा, आप ध्यान दो अच्छे से। क्या बोला? प्राची ने रिटर्न किया गुड्स। प्राची को अपन ने क्या किया था? सेल किया था। तो प्राची को हमने सोल्ड किया था, उसने क्या किया? हमको सेल रिटर्न। तो ये जो 5,000 के गुड्स है सेल रिटर्न, ये कहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा? सेल्स रिटर्न में। प्राची कितने के? 5,000। हर एक एंट्री अलग अलग पेन से हो जाती है। प्राची ने रिटर्न किया 5,000 के गुड्स। सिंपल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तारीख क्या है? ये 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत है अगले वाले। अब क्या बोला उसने? वही गुड्स हमने रिटर्न किया सुरभि स्टोर्स को। तो प्राची को जो हमने गुड्स बेचे थे उसने हमको लाके दिया, और वही गुड हमने रिटर्न किया सुरभि स्टोर को। अब एक बात बताओ, जो 5,000 के गुड्स प्राची ने हमको दिया, ठीक है, मैंने किसी से खरीदा 15,000 से, और वो गुड्स मैंने 18,000 में किसी को बेचा। तो जिसको मैंने बेचा प्राची को, उसने मेरे को लाके दिए 5,000 के गुड्स। तो मैं यही गुड्स जब वापस भेजूंगा सुरभि स्टोर्स को, तो 5,000 माइनस करेगा क्या? मैंने वो 5,000 से खरीदा था क्या? अब इसको ऐसे मत समझो, अब इसको ऐसे समझो, हमने कितने में खरीदा था बेटा? 15,000 के गुड्स थे, 18 में बेचा था। मान के चलो, मान के क्या चलना, ऐसी क्वेश्चन है, हमने प्राची से नहीं सुरभि से 15,000 के गुड्स किए थे परचेज। ठीक है, परचेज करके ला लिए सुरभि से, यही हमने सोल्ड किए प्राची को। अब यही गुड्स, मतलब मान लो एक ही यूनिट है, वो एक ही यूनिट हमने उठा के सोल्ड कर दिया प्राची को, लेकिन कितने में बेचा हमने प्राची को? 3,000 का प्रॉफिट जोड़ के कितने में बेचा बेटा? 18,000। ठीक है, अब यदि क्या होता था, मान लो ये गुड्स पूरा का पूरा खराब हो गया, प्राची ने पूरे के पूरे अपने को पैसे मतलब गुड्स वापस कर दिए। प्राची ने अपने को किया गुड्स रिटर्न, तो जो प्राची जो रिटर्न करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? सेल रिटर्न। तो कितने वैल्यू का सेल रिटर्न होगा बेटा? 18,000। मतलब ये वाला गुड्स, मान लो टीवी है, ये टीवी हमारे पास आ गया 18,000। अब ये टीवी खराब हमारे पास है, अब हम बनाते गए टीवी नहीं, हमने जिससे खरीदा था उसको वापस भेज देंगे क्योंकि खराब थी। तो हम ये टीवी मान लो सुरभि को वापस भेजें, तब सुरभि कितना रुपये कम करेंगे? मतलब हमारा हमको बैलेंस रहेगा ना सुरभि से। मान लो हमने 2 लाख के गुड्स ऑलरेडी खरीद के रखे थे, उसमें से 15,000 की एक चीज़ थी, तो जो सुरभि माइनस करेंगे 2 लाख में से माइनस करेंगी, तो 15,000 माइनस करेंगे कि 18,000? 15,000। ऑब्वियसली हमने सुरभि से कितने में खरीदा था बेटा? 15,000 में, हमने बेचा 18,000 में, तो सेल्स रिटर्न तो 18,000 का होगा। लेकिन वही चीज़ हम आगे परचेज रिटर्न करेंगे तो सामने वाला 18,000 थोड़ी वापस देगा, और सिर्फ कितने देगा? 15,000। तो जो हम करेंगे परचेज रिटर्न, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी बेटा? सिर्फ 15,000। ये समझा गया? मतलब पूरे के पूरे गुड्स अगर वापस आ जाते थे तो सेल्स रिटर्न तो होता था 18,000 का, वही 18,000 के गुड्स हमने 15,000 में खरीदे हुए, तो जो ऊपर जब हम परचेज रिटर्न करेंगे हमारे पार्टी को, हमारे सप्लायर को, तो कितना सिर्फ डिडक्ट करेंगे? 15,000। यहाँ तक समझा? मतलब प्रॉफिट मार्जिन हमको माइनस करना पड़ेगा ना। सेल रिटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं, सेल में प्रॉफिट जोड़ के हमने वापस ले लिया तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? परचेज रिटर्न में वही गुड्स हमने को वापस भेजना है, तो अपने को उसमें से प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें से निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पे हमने को उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने के गुड्स हमने बेचे थे बेटा? 5,000 के बोल रहे ना,
सेल्स रिटर्न पाती, प्राची ने बेचा, प्राची ने वापस किया 5,000 के गुड्स। देखो ध्यान से क्या बोला बेटा, प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000। तो प्राची ने 5,000 के गुड्स वापस ला के दिए, तो 5,000 में प्रॉफिट मार्जिन जुड़े हुआ है क्या? बिल्कुल। ये जो 5,000 जैसे 18,000 मैंने बोला, तो 18,000 की जगह क्या हुआ, उसने हमने वो कितने का सेल्स रिटर्न किया बेटा? 5,000 का। तो सेल्स रिटर्न की तो वैल्यू हमने एंट्री लिख दी 5,000 की। देखो सेल्स रिटर्न में तो हमने लिख दिया 5,000, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 5,000 के गुड्स जब हम सुरभि को वापस देंगे तो सुरभि 5,000 माइनस करेंगे क्या बेटा? नहीं, कुछ कम करेंगी उसका कॉस्ट, मतलब उसने जितने पे बेचा होगा प्राची ने, हमको उतने माइनस करेंगी। प्राची ने कितने पे बेचा था, हमको अपने को निकालना पड़ेगा। देखो मतलब मान लो हमने सुरभि से कोई गुड्स खरीदा था 100 रुपये का, कितना परसेंट मार्जिन जुड़े हुआ अपन ने उसमें? देखो 20%। ये देखो 20% हमने प्रॉफिट जोड़ के दिया। तो मान लो 100 रुपये की चीज़ हम सुरभि से खरीद रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ हम सुरभि से खरीद रहे थे, 20 रुपये अपन उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रहे थे और 120 में प्राची को हम सेल कर रहे थे, बरोबर। तो प्राची ने हमने को ला के दिया 5,000 के गुड्स, तो कौन सी वैल्यू अपने को मानने का? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब ये वाली वैल्यू अपने को दी हुई जिसमें प्रॉफिट मार्जिन जुड़े हुआ है 120, बड़ी वाली वैल्यू। अपने कौन सी वैल्यू निकालने की है? ये 100 वाली वैल्यू। ये समझा गया? 100 रुपये हमारी परचेज वैल्यू है, उसमें हमने जोड़ा प्रॉफिट, ये हमारी है सेल वैल्यू। तो प्राची जो हमको गुड्स वापस देंगी वो सेल वैल्यू पे देंगी। मतलब ये 5,120 वाली वैल्यू अपने को दी हुई है, 100 वाली वैल्यू मतलब हमारी कॉस्ट अपने को निकालनी है। कैसे निकालते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद है ना, 12th में किया था हमने, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा बेटा? इसमें x इंटू 120 इक्वल टू 5,000 इंटू 100, x इक्वल टू 5,000 इंटू 100 अपॉन 120। सॉल्व नहीं करते बैठने का, कैलकुलेटर चलता अपने को। ये आएगा 4,000। 4,000 आता क्या? 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, नहीं सॉरी, ये आएगा 4,167। ये इतनी वैल्यू, मतलब ये हमारी थी कॉस्ट। देखो अब लगे तो इसको एक बार, कॉस्ट मतलब हमने खरीदा था सुरभि से 4,167 के गुड्स, उसमें हम जोड़ेंगे प्रॉफिट, इसका 20% निकाल लो आप लगे तो। इसका आप जब 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 833 रुपये, फिर इसको आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5,000 रुपये। मतलब ये हमने प्राची को बेचा था। तो 5,000 की चीज़ जो हमने प्राची को बेचा था उसकी हमारी कॉस्ट कितनी थी बेटा? 4,167, 4,167। समझा? जब परचेज रिटर्न करेंगे हम तो सुरभि सिर्फ कितना माइनस करेंगे? हमारा बैलेंस 4,167, 4,167 का हुआ परचेज रिटर्न। किसको हुआ है परचेज रिटर्न? सुरभि ट्रेडर्स या सुरभि स्टोर, जो भी होगा, सुरभि स्टोर्स 4,167। कौन सी तारीख है बेटा? 27। समझा गया? बस ये एक ही दिक्कत थी, बाकी तो कोई खास बात नहीं थी, एक ही वाला प्रॉब्लम वाली बात थी, बाकी तो सब इजी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 23,000 फ्रॉम भरत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। परचेज किया तो कहाँ एंट्री करेंगे? परचेज बुक में, है ना? लिखूँ? नहीं बेटा, ध्यान से देखने का, मैंने पहले ही बोला परचेज बुक में हर परचेज रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ कौन सा परचेज रिकॉर्ड होता? गुड्स का परचेज। ये कौन सा परचेज है बेटा? फर्नीचर का परचेज है, तो ये रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा फिर पता बोला? कैश है क्या? नहीं। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा बेटा? इसका कोई नहीं, इसका कौन रहता है? जनरल प्रॉपर। तो इसका ये इसकी एंट्री का होंगी जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर निकालने को बोलेगा कि नहीं, तो बस खत्म, फिनिश। अब टोटल लास्ट में इसको टोटल कर लो आप, टोटल नहीं करते बेटा मैं, है ना? ठीक। तो जिसको भी दिक्कत थी लिख लो, टोटल भी कर ही देता, अब इतना किया मैंने तो, है ना? 15,675 प्लस 13,440 प्लस 15,000 प्लस 6,840। परचेज बुक की टोटल होती है 50,955। ठीक है। सेल्स बुक की टोटल होती है 27,750 प्लस 28,900 प्लस 18,000, 74,650। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक की टोटल होती है 2,850 प्लस 960 प्लस 4,167, 7,977। सेल्स रिटर्न बुक की टोटल होती है
3,550 प्लस 4,675 प्लस 5,000, 13,225। ठीक है जी, ये पूरा 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। बस एक ही चीज़ इसमें थी, बाकी तो सब इजी। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम गई थी, जिसने नहीं किया और लिख लो फटाफट। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, परचेज बुक लिख लिया, सेल्स बुक लिख लिया। इतना फटाफट लिख रहे, क्या स्पीड है आपकी, वाह। परचेज रिटर्न बुक लिख लिया, सेल्स रिटर्न लिख लिया। ठीक है जी, पूरा एक साथ देख रहा हूँ तो ऐसा कुछ इस प्रकार। ठीक है, ओके डन। ओके, बाकी तो किसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सा विषय। 9th भी इजी है। 9th में देखो यहाँ पे 4 तारीख है, 7 तारीख है, सेम है। इनवॉइस गुड्स टू प्रिया, सेम 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 सेम। एक्चुअली हुआ क्या मालूम है क्या, ये प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक ऊपर का नीचे आ गया। लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा आता है तो एक चीज़ देखना, मेरे को क्या समझा, टाइपिंग मिस्टेक है, सेम भी आ सकता ना। लेकिन देखो यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर 34, यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर 34, सेम इनवॉइस नंबर तो नहीं रहता ना, अलग अलग रहता है। तो आप एक काम करो, इसको आप करो इनवॉइस नंबर 35। एक छोटा सा करेक्शन करो, क्वेश्चन नंबर 9 में इनवॉइस नंबर करो 35। देखो सेम है, प्रिया से ही खरीदा, 20,000 का ही खरीदा, 4.5 का ही ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन डेट अलग है ना बेटा, 4 और 7, तो अपने को अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। सेम भी अगर ट्रांजेक्शन आ रहा तो क्या हुआ, सेम ट्रांजेक्शन जनरली ऐसे ही होता है। सेम पार्टी से हम लोग सेम ट्रांजेक्शन ही खरीदते हैं ना जनरली। हमारी कोई परचेज जो पार्टी से कर रहे हैं, मान लो 2 लाख का गुड्स अपन उठाते तो सेम गुड्स अपन बार बार उठाते हैं, सेम ट्रेड डिस्काउंट रहता है, तो सेम ट्रांजेक्शन भी आ सकता है। तो एंट्री डबल करनी है अपनी तरह, छोड़ के नहीं आने का। ठीक है, यहाँ तो खैर गलती हो गई थी, इसमें करेक्शन कर लो, इनवॉइस नंबर अलग आ गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर में हर एक इसमें डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, तो क्या करने का, एक कॉलम एक्स्ट्रा काय का बनाने का यहाँ पे इनवॉइस नंबर। ठीक है, वहाँ पे लिखने का। अब जो अगर डेबिट नोट है, डेबिट नोट मतलब ये परचेज रिटर्न की बात हो रही है, तो जो परचेज रिटर्न वाला बुक रहेगा, ये परचेज रिटर्न बुक है, तो यहाँ पे इनवॉइस नहीं लिखने का, यहाँ पे क्या लिखने का, डेबिट नोट नंबर। डॉक्यूमेंट का नाम है, जब भी परचेज रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट इशू करते हैं, तो डेबिट नोट डॉक्यूमेंट का नाम है, यहाँ पे आएगा डेबिट नोट नंबर। सेल्स बुक में आएगा क्रेडिट नोट नंबर, परचेज में आएगा इनवॉइस, सेल्स में भी आएगा इनवॉइस। तो जो भी आई थी डॉक्यूमेंट्स के नंबर दिए हुए हर ट्रांजेक्शन में, तो चाहते हैं आपको कि आप भी लिखो। देखो यहाँ पे हर इसमें दिया है इनवॉइस नंबर, हर इसमें दिया है यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस नंबर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो इसका मतलब आपको कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा और उसमें ये सब लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो एडिशनल क्वेश्चन जो 9 थे, इसमें किसी को कोई क्वेरी नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम करके आगे बढ़ा। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे मॉड्यूल के फटाफट एक बार क्वेश्चन। 1 मिनट पहले मैं देख लेता है रिकॉर्डिंग हो रही है बराबर या नहीं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड। हाँ, अब आ जाओ मॉड्यूल में। सब्सिडरी बुक की मॉड्यूल मतलब जब भी मैं मॉड्यूल शब्द का प्रयोग करता हूँ, मॉड्यूल मतलब जो आईसीआई का बुक है। अब तक सबके बुक आ गए होंगे या नहीं आए होंगे, तो हो सकता है लॉकडाउन की वजह से लेट हो रहे, तो इसकी प्रिंट आउट तो सब्सिडरी की सबके पास होंगी, नहीं होंगी तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना आईसीआई की वेबसाइट से। यदि वो भी नहीं तो आप ऑफिस पर आके प्रिंट आउट लेके जा सकते। ठीक है, आ जाओ मॉड्यूल में। सब्सिडरी बुक, अब थ्योरेटिकल पार्ट, इंट्रोडक्शन एकदम मतलब कोई खास बात नहीं है, इसमें अपन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत है तो बेशक मैं इसको बताऊँ। देखो थ्योरी का जो क्वेश्चन है, मतलब ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स के पेपर में। थ्योरी के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 मार्क के आएंगे या तो 5-5 मार्क के आएंगे। मतलब थ्योरी से रिलेटेड वेटेज है 8 से लेकर 10 मार्क, 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें भी जो पहला क्वेश्चन रहता है कंपलसरी रहता है, दूसरा क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। मतलब थ्योरी का वेटेज वैसे देखेंगे तो बस 4 या 5 मार्क है, मतलब एक ही क्वेश्चन। तो 4-5 मार्क के लिए हर चैप्टर का थ्योरी का एकदम लर्न करते बैठना, ऐसा एकदम वो स्टफ नहीं करना है, क्योंकि लर्न करने वाला विषय लॉ में बहुत सारा है, तो वहाँ पे आप अपना जोर लगाओ। यहाँ पे लर्न करते मत बैठो। ये 4 या 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन के लिए इतने इसमें अपने को जानने लगाने की, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेने का, कोई दिक्कत है तो पूछ लेने का। और ये जनरल नॉलेज जैसे आप आंसर दे सकते हैं, ऐसा पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखेंगे अपन आगे क्वेश्चंस कैसे आते, एकदम सिंपल आते। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से अपने को पता होना चाहिए सारे पॉइंट्स, और ऐसा हम लिखेंगे थोड़ा बहुत मन से, तो 4-5 में से 2-3 मार्क तो मिल ही जाएंगे। तो 2 या 3 मार्क के फर्क आएगा। 2 या 3 मार्क के लिए इतना हर एक इसका अकाउंट्स के चैप्टर के इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग की चीज़ें लर्न करते बैठना, ये कोई फायदे वाली बात है नहीं। तो 2-3 मार्क के लिए इतना ज़्यादा उसको लोड नहीं लेने का, लेकिन पढ़ना जरूर।
एक बार तो सबने पढ़ना है, कोई दिक्कत है तो मुझे पूछना, ठीक है। ठीक, आ जाओ यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया फाइनेंशियल बुक्स मतलब ये सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक। अच्छा एक बात बताओ, सब्सिडरी बुक मतलब क्या है ये? सब्सिडरी बुक मतलब ही क्या रहता है बेटा? जर्नल। जर्नल मतलब जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो जर्नल एक ना बनाते हुए अलग अलग जर्नल बनाएंगे, उसी को बोलते हैं सब्सिडरी बुक। तो कौन सी बनेंगी? दो टाइप की रहती है, एक रहता है कैश बुक, एक रहती है सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर हम लोग अभी देख रहे हैं। तो इसमें कौन सी बुक रहती है? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और जर्नल प्रॉपर। जर्नल पेपर नहीं है ये, जर्नल प्रॉपर करो उसको, गलती है इसमें, जर्नल प्रॉपर। ये ऊपर वाले सारे ट्रांजेक्शन में कौन कौन से होता है हमने लिख के रखा है। वैसे परचेज में क्या आएगा? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बिल पेएबल। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है? ऊपर दिए गए कोई भी ट्रांजेक्शन यदि उसमें नहीं आ रहा ऊपर के बुक में तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर। सारी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस। जिसको जैसी जरूरत है वैसी वो सब्सिडरी बुक बनाएंगे। हमको क्या करने का? हमको जैसा क्वेश्चन में बोले वो वाली बुक बनाने का, सिंपल। नेक्स्ट, परचेज बुक हमने देख लिया कैसे बनाते। परचेज बुक का पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल, पेन वगैरह करेगा, ग्रॉस मतलब मैंने बताया था आपको, डजन वगैरह ऐसे क्वेश्चन हमने देखे। ये होमवर्क दिया था मैंने सब्सिडरी बुक का, अभी तक किसी ने नहीं किया होगा तो फटाफट कर लो। अब अपने कंटिन्यू लेक्चर आएंगे, अपने को टाइम भी बढ़ाने का, थोड़ा अपने को ज़्यादा एफर्ट्स लेके करने का, फटाफट क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो अब आप होमवर्क ध्यान से करते जाओ, होमवर्क आपको ज़्यादा रहेंगे तो प्लीज़ इसको बैकलॉग मत रखो, जिस दिन का उसी दिन कंप्लीट करके मुझे सबके होमवर्क व्हाट्सएप पे आने चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप भी पीछे रह जाओगे। महेश राठी देख रहा ना बेटा तू? हाँ, होमवर्क भी करा करो, मेरे को व्हाट्सएप भी आना चाहिए था। नेक्स्ट, तो ये कर लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सेकंड वाला परचेज बुक बनाने का, पोस्ट डेम इनटू लेजर, एकदम सिंपल। पोस्ट डेम टू लेजर में क्या रहता है? परचेज बुक यदि बनी हुई, सिर्फ परचेज का जो लेजर रहेगा उसमें एक छोटा सा फर्क आता है। परचेज बुक बनी हुई है तो परचेज का लेजर बनाएंगे क्या? बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन परचेज बुक में हमने डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो परचेज का लेजर डिटेल में ना बनाते हुए क्या करेंगे? परचेज बुक की जो टोटल रहती एक साथ उठा के हम लोग एक कंबाइंड एंट्री कर लेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और परचेज का लेजर में बस एक ही कंबाइंड एंट्री, बस इतना सा फर्क है, बाकी नॉर्मल लेजर वैसे के वैसे बने, ठीक है। ये देखो लेजर परचेज बुक बनी हुई थी तो परचेज का लेजर एक ही है, टोटल अमाउंट लिख लिया है इन्होंने यहाँ से 1,26,000 परचेज है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में जाएगा, यहाँ पे लिख लिया 1,26 टू अमाउंट एज पर परचेज बुक या टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, खत्म, ठीक है। अब लेजर इन्होंने पूरे नहीं बनाए, लेजर को क्या पूरा रहेगा? टोटल करना पड़ेगा, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, सब चीज़ें। फिर फ्रेट में भी वैसे पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दी हुआ था। बाकी यहाँ पे एंजर एंटरप्राइजेस भी पूरा जैसा बनता वैसा, एक क्रेडिटर है परचेज किया था तो क्रेडिटर है मतलब लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में परचेज फ्रेट, ये देखा मैंने, पूरा एक क्वेश्चन बताया था, ठीक। सेल्स बुक, परचेज बुक के जैसे सेल बुक से नाम चेंज होगा, बाकी सब सेम ही है। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये भी आपको बताया था, एकदम सिंपल है। रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेज रिटर्न, तो ये कौन सी बुक है बेटा? परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, एकदम सिंपल। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल बताया है, ठीक है। जर्नल मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही बेटा? जर्नल प्रॉपर, ठीक है। जर्नल प्रॉपर मतलब जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर रहता है। ऊपर सब्सिडरी बुक में कोई एंट्री यदि कहीं पे भी नहीं बैठ रही फिर तो वो वाली सारी एंट्री कहाँ पे जाएंगी? जर्नल प्रॉपर में। कौन सी एंट्री जाती है जर्नल प्रॉपर में? देख लो, एक क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर। कौन सी एंट्री आएंगी देखो ध्यान से। ओपनिंग एंट्रीज मतलब जब हम स्टार्ट करते, ईयर खत्म हो रहा और अगला ईयर स्टार्ट हो रहा तो जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। एक्सपेंस और इनकम होते हैं कैरी फॉरवर्ड नहीं, वो पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड रहते हैं, वो ईयर में खत्म हो जाते हैं। सारे एक्सपेंस इनकम अपन प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उनका बैलेंस नहीं बचता साल के अंत में। किसका बैलेंस बचेगा? एसेट्स और लायबिलिटी, या आने वाले साल में भी रहेंगे ना हमारे साथ एसेट लायबिलिटी, फ्यूचर से रिलेटेड रहते हैं। तो ये साल खत्म हो गया, आज मान लो 1 अप्रैल है, साल का पहला दिन है, तो एसेट और लायबिलिटी के सारे पिछले साल के बैलेंस ये साल में लाना पड़ेगा ना। साल बदल गया मतलब बुक बदल गई। जैसे मान लो ये बुक है तो बुक में मान लो एक एसेट था बिल्डिंग 1 लाख, अब साल खत्म हो गया तो नई बुक रहेंगे हमारी, बुक्स ऑफ अकाउंट नए रहेंगे, तो यहाँ पे बिल्डिंग अपने आप थोड़ी ना आएगा, ये लाना पड़ेगा। तो ये जो अपन ये साल में बिल्डिंग लेके आएंगे इसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख अपन लेके आएंगे, ये जो एंट्री पास करेंगे ओपनिंग बैलेंस लाने की, ये कहाँ पे पास करेंगे? इसके लिए कोई बुक रहती है ओपनिंग बैलेंस बुक? नहीं। परचेज बुक में जाएंगे क्या परचेज है क्या? नहीं। सेल बुक में जाएंगे क्या सेल है क्या? नहीं। सेल रिटर्न भी नहीं, परचेज रिटर्न भी नहीं, बिल रिसीवेबल भी नहीं, बिल्स पेएबल भी नहीं, कैश बुक भी नहीं, कैश में थोड़ी ट्रांजेक्शन हो रहा है कुछ, तो ये कहीं पे भी नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? ये जर्नल प्रॉपर में। तो जो ओपनिंग एंट्रीज होती है वो कहाँ जाती है? जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, क्लोजिंग एंट्री, फिर साल के अंत में जो एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री,
ये होती कौन थी, एक्सपेंसिव इनकम की। सारे एक्सपेंसिव इनकम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कहाँ पे जाएगा बेटा, ये जाएगा, ये एंट्री कहाँ पे करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। कैसे एंट्री होंगी, मान लो कोई एक्सपेंस है, इसका एग्जांपल देख लो, क्लोजिंग एंट्री का एग्जांपल कैसा रहेगा, क्लोजिंग एंट्री एग्जांपल बता रहा। क्लोजिंग एंट्री मतलब सारे एक्सपेंस और इनकम साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजने के। तो एक्सपेंस यदि हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्सपेंस का बैलेंस खत्म करना है। एक्सपेंस क्या रहता है बेटा, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। तो उसको खत्म करना है, डेबिट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। क्या करेंगे, टू एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस रहेंगे, टू रेंट, टू सैलरी, सारे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस जितने भी रहेंगे, ठीक है, मान लो टू रेंट, टू सैलरी, कितने भी रहेंगे सारे एक्सपेंसेस करेंगे हम टू 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 टू। और ये कहाँ पे ले जाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस बढ़ाने से या एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने से हमारा प्रॉफिट कम होगा कि ज़्यादा होगा, खर्चे से क्या होता है, प्रॉफिट कम होता। प्रॉफिट बढ़ा तो क्या करते हैं, क्रेडिट। प्रॉफिट कम हुआ तो क्या करने का है, डेबिट। एक प्रकार से नुकसान है, तो क्या करने का है, इसको अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सारे एक्सपेंसेस की टोटल मान लो 20,000, तो 20,000 ये होगी क्लोजिंग एंट्री। क्या है, होगी एक्सपेंस की, सारे एक्सपेंस को हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे ही सारी इनकम को भी ट्रांसफर करेंगे। इनकम मान लो सेल है, सेल है, इनकम को खत्म करने का ट्रांसफर एंट्री में हमेशा क्या करना पड़ता है, बैलेंस खत्म करना पड़ता है। वैसे सेल को क्या रहता है, बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस रहेगा इनकम है, इसके लिए इसको खत्म करना है। तो क्रेडिट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ता है बेटा, डेबिट। तो अपन क्या करेंगे, सेल को क्या करेंगे, डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स का बैलेंस करने का है खत्म। और ये सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने से, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने से प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 30,000। ऐसी जर्नल एंट्री पहले पास करनी पड़ती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पहले। ट्रेडिंग, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता ना। अभी तक 12वीं में ऐसी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी थी हमने, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया था। लेकिन डायरेक्ट नहीं बनता, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी तब बनेगा। तो ऐसी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। फिर देखो इसकी लेजर पोस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या एक प्रकार का अकाउंट है ना। मान लो ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी करनी है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग कैसे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जाएंगे डेबिट में, लिखेंगे 20,000। इसके सामने क्या लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, जितने भी एक्सपेंस है, मतलब यहाँ पे टू रेंट, टू सैलरी, जितने भी एक्सपेंस है 10,000 10,000 देगा। ऐसी बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक हमने एंट्री पास नहीं की थी, ऐसी जर्नल एंट्री पास करके फिर उसका लेजर बनता। ये लेजर एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये सेल अकाउंट, ट्रेडिंग क्रेडिट, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे 30,000। उसके सामने क्या लिखते हैं बेटा, उसका अपोजिट। तो उसका अपोजिट क्या है, सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट 30,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं ना 30,000। तो ऐसा बनता है, पहले जर्नल एंट्री पास होती, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, फिर बाद में ये एब्सेंट। ठीक है, तो ये वाली एंट्री कहाँ पास करेंगे कि परचेज सेल्स कर रहे हैं डबल से, नहीं कैश भी है क्या, नहीं। तो ये सब एंट्री कहाँ पास होगी, जर्नल प्रॉपर में। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री रहेगी, मतलब ऊपर कौन कौन सी एंट्री छूट गई। पहला कौन था, एक तो ओपनिंग एंट्री, दूसरा कौन था, क्लोजिंग एंट्री, तीसरा है रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब यदि कोई चीज़ हमारी गलत हो गई तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। हमेशा काट के सही नहीं करते अकाउंट में, उसके लिए नई एंट्री पास करेंगे। हम देखेंगे अगला चैप्टर वही है, मतलब अगला कैश बुक है, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। तो जो एंट्री पास करते सारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियाँ सुधारते, ये भी कब करते, साल के अंत में। तो ये सब कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। एक बात बताऊँगा, जनरली साल के अंत में या साल की शुरुआत में जो भी एंट्रीज होती है सारी अपन जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो साल के अंत वाला मैटर है, ये भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो ये भी कहाँ करेंगे अपन, जर्नल में ही पास करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाली एंट्री। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री, कोई यदि कोई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने का। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट की बात नहीं चली, अकाउंट मतलब ले जाए। सर इसका एग्जाम्पल दो ना, देखो इसका एग्जाम्पल रहेगा, मान लो जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर करने का है प्रॉफिट जनरल रिजर्व में, मान लो 10,000। तो अपने क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट कम करना है तो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इनकम मतलब प्रॉफिट का नेचर कैसा रहता है, इनकम जैसा रहता है ना, क्रेडिट रहता है। कम करना है तो डेबिट 10,000, और क्या बढ़ेगा टू जनरल रिजर्व। ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व के नाम से। तो ऐसी जो एंट्री है जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करना, प्रोविजंस बनाना है, जब ट्रांसफर वाली जो एंट्रीज है ये सब कहाँ पे करेंगे बेटा अपन, जर्नल प्रॉपर में। ये भी साल के अंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री, जो भी एडजस्टमेंट रहती है प्रॉफिट एंड लॉस में अपन ने देखा था,
ट्वेल्थ में देखा था हमने फाइनल अकाउंट बनाओ, फाइनल अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट दी हुई थी, जो कि एडजस्टमेंट हम लोग तो कैसा कर लेते थे, वहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेते थे, प्लस माइनस, इधर ऐड उधर ले, लेकिन ऐसा अकाउंट्स में डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, ऐसा अपन लिखते नहीं। जो भी चीज़ हो रही है अकाउंट में, कोई भी हरकत हो रही है तो किसके द्वारा होंगी, जर्नल एंट्री के द्वारा होगी। पहले जर्नल एंट्री होंगी फिर बाकी की चीज़ें होंगी। वो ट्वेल्थ में क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट का बहुत बड़ा रहता था, इसलिए जर्नल एंट्री का नहीं बोलते थे, अपने को डायरेक्ट फाइनल अकाउंट रहता था। यहाँ पे फाउंडेशन में भी अपने को जर्नल एंट्री नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ध्यान में रखने का अपने को, जो भी अपन कुछ करते हैं उसके पीछे अपने को जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ती। तो जो एडजस्टमेंट रहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के, प्रीपेड एक्सपेंस के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें के जो भी एडजस्टमेंट रहते हैं इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर वो एडजस्टमेंट होती है। ये सारी जर्नल एंट्री कहाँ पास होंगी बेटा, जर्नल प्रॉफिट। ठीक है, फिर एंट्रीज ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल, बिल मतलब बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल यदि डिसऑनर्ड हो गए तो उसकी एंट्री भी कहाँ पास करेंगे बेटा, जर्नल प्रॉपर में। क्यों सर, लेकिन बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल बुक तो थी ना, ऊपर आपने देखा होगा ना, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक थी, सर उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा? बुक का नाम क्या, ध्यान से देखो, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बुक का नाम ऐसा है क्या, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बुक? नहीं, डिसऑनर्ड वाले मैटर वहाँ पे क्या जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ बिल रिसीवेबल का जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर हमने देखा था इसमें भी है, ट्वेल्थ में भी देखा था, इसमें भी डबल से देखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारी एंट्री पास करते हैं ना हम लोग, पहले सेल की, फिर बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस की, फिर हो सकता बैंक में दिया, फिर डिसऑनर्ड हुआ, एंडोस किया, बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ जो बिल रिसीवेबल वाली चीज़ है, बिल रिसीवेबल अपन ने एक्सेप्ट किया, तो सिर्फ वो वाली एंट्री हम लोग कहाँ पास करेंगे, बिल रिसीवेबल के बुक में, सब्सिडरी बुक में। लेकिन बाकी की सारी एंट्रीज कहाँ पास करेंगे, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट मिसलेनियस एंट्री। मिसलेनियस मतलब अदर मिनी एंट्री, बाकी यदि कुछ बच जाता है, जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग अदर देन डील इन मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड, मतलब जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं, जिस चीज़ में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसके अलावा यदि कुछ खरीदा, मतलब काय की बात कर रही बेटा यहाँ पे, एसेट की, एसेट परचेज। यदि हम एसेट परचेज करते तो परचेज बुक में जाता है क्या, नहीं। और यदि हमने वो उधारी में खरीदा, देखो क्रेडिट में, यदि एसेट परचेज किया लेकिन कैश में कर लिया, तो जब से जैसे ही कैश आ गया तो वो तो कैश बुक में चल जाएगा। ये हमने एसेट खरीदा लेकिन उधारी में खरीदा, क्रेडिट में, तो फिर कहाँ पे जाएगा, एसेट के लिए कोई बुक है क्या, नहीं। परचेज बुक में जाएगा क्या, नहीं, तो फिर वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। एनी अलाउंस टू द कस्टमर्स चार्ज आफ्टर द इश्यू ऑफ इनवॉइस, कोई कस्टमर को हम अलाउंस दे रहे, रिबेट दे रहे, डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट अलग डिस्काउंट है, मतलब बाद में जो डिस्काउंट देते हैं अपन, क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह, ऐसा कोई डिस्काउंट है तो वो चीज़। रिसिप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट और बिल्स, सेपरेट बुक इज नॉट मेंटेन, मतलब ये बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल की बात चल रही है। मान लो हमारा साल भर में 1-2-3 ही बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल रहते हैं, उसके अलग से बुक बनाऊंगा क्या मैं, नहीं। यदि अलग से बुक नहीं बनाया तो फिर कहाँ करना पड़ेगा, मेरे को जर्नल प्रॉपर में ही करना पड़ेगा। तो यदि ऊपर की कोई बुक नहीं बना रहे तो कहाँ करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। देन अमाउंट बिकमिंग इररिकवरेबल, मतलब क्या बेटा है, बैड डे, बैड डे वाली एंट्री कहाँ पे जाएंगी, उसके लिए कोई बुक बनाएंगे क्या, हमेशा बैठे बोलते रहते क्या, नहीं, उसके लिए अलग से बुक नहीं बनाया तो कहाँ जाएगा, सॉरी जर्नल प्रॉपर। एक सिंपल फंडा ध्यान में रखना है, जिसकी सब्सिडरी बुक नहीं बनाई जर्नल प्रॉपर में, जो चीज़ बार बार होती है उसके लिए अलग से बुक बना लेंगे, जो चीज़ बार बार नहीं होती, एक आधी बार होती, साल के आखिरी में होती है, सिर्फ शुरुआत में एक आधी बार होती है, तो इसके लिए अलग से बुक न बनाते हुए जर्नल प्रॉपर में हम लोग इसकी एंट्री पास करें। देन इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, लॉस बाय फायर, वो जो एंट्री थी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थे, हर बार होते रहता क्या, हर बार आपके यहाँ पे आग लगती रहती तो बना लो लॉस बाय फायर बुक, एक आधी बार होती तो अपन जनरल प्रॉपर में करेंगे। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, हमने देखा था फाइनल अकाउंट में, ट्वेल्थ में जो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता, अपन क्या लिखते, ट्रांसफर टू कैपिटल, तो डायरेक्ट कैपिटल में जाके ऐड कर लेते, तो डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या जर्नल एंट्री पास होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ बोला, क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कम होगा, पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा ना बेटा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रहेगा, टू पार्टनर या प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, मतलब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, फिर डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो ये एंट्री पास होगी उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर के साथ अपन अभी तक कैसा कर रहे थे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते, तो डायरेक्ट नहीं होता, जर्नल एंट्री के थ्रू, ठीक है, समझा। तो ये सारी एंट्री पास होती है जर्नल प्रॉपर में। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि विच एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर, तो ये सब अपने ध्यान में रखना, कौन सी एंट्री है, देखो ओपनिंग एंट्री साल की शुरुआत की, क्लोजिंग एंट्री साल के अंत की, कोई यदि मिस्टेक होती है तो वो रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री, कोई ट्रांसफर एंट्री जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करना तो वो एंट्री, एडजस्टमेंट जो हम करते हैं साल के आखिरी में, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह वो सारी एंट्री, डिसऑनर्ड ऑफ बिल की एंट्री, देन को अदर एंट्रीज बोली जैसे एसेट परचेज, अलाउंस, बिल रिसीवेबल, यदि कोई अलग से बुक नहीं बना रहे, बैड डे
लॉस बाय फायर और लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यदि क्वेश्चन आया 4-5 मार्क के लिए तो अपने ध्यान में रखने का, 2 मिनट थोड़ा सा सोचने का, क्या सोचने का, सब्सिडरी बुक कौन सी बनती है, उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे जनरल प्रॉपर में। सब्सिडरी बुक सोचने का कैश बुक बनती, बैंक का कॉलम रहता है उसमें मतलब बैंक बुक भी बन जाती, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बस। तो ये 7-8 चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ रहेगी वो सारी चीज़ कहाँ जाएंगी, जनरल प्रॉपर में। कौन सी जाएंगी फटाफट एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। एक तो साल की शुरुआत वाली ओपनिंग एंट्रीज, साल के अंत वाली क्लोजिंग एंट्रीज, या तो कोई ट्रांसफर एंट्रीज, या तो फिर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई रेक्टिफिकेशन है तो वो वाली एंट्रीज, एडजस्टमेंट करते हैं हम साल के आखिरी में, ट्रायल बैलेंस नीचे देते हैं वो सारी एडजस्टमेंट वाली एंट्री, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग वो वाली सारी चीज़ें, एडवांस वगैरह वो वाली चीज़ें, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री साल के आखिरी में पास करेंगे वो वाली एंट्री। अदर मिसलेनियस में था कि यदि कोई एसेट खरीदा उधारी में तो वो वाली एंट्री, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड होगा तो वो वाली एंट्री, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल की यदि अलग से कोई बुक नहीं बनाई तो वो भी जनरल प्रॉपर में कर लेंगे, यदि कोई अलाउंस है कस्टमर को तो वो वाली एंट्री, इतनी सारी एंट्री, बैड डे वाली एंट्रीज, इतने सारी एंट्रीज हम लोग लिखेंगे। ये 8-10 एग्जाम्पल लिखेंगे, 4-5 मार्क अपने को मिल ही जाएंगे, सर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लिखने का, उसको छोटा छोटा एक लाइन से एक्सप्लेन कर देने का, ओके समझा, यस। नेक्स्ट क्या बोला, परचेज रिटर्न बुक बनाओ, ये भी एकदम सिंपल हमने देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने नहीं बोला मतलब कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। टेस्ट योर नॉलेज, नॉलेज टेस्ट करो फटाफट। इन परचेज बुक रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, कैश परचेज करते हैं क्या, नहीं, कैश कहाँ करेंगे, कैश बुक में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डेल्ट इन, मतलब जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं उस चीज़ का उधारी का परचेज रिकॉर्ड करेंगे क्या, जी हाँ वही हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑल परचेज करते क्या बेटा, नहीं, कैश परचेज नहीं करते ना, तो क्या ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न में क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, तो परचेज रिटर्न में करेंगे। रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, अरे वो तो परचेज में करेंगे। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, एकदम सिंपल, एकदम पांचट। सेल बुकिंग, सेल बुक क्या है बेटा, जर्नल का पार्ट है, लेजर का पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। बैलेंस शीट का पार्ट कहाँ से होगा, जर्नल या लेजर। सेल्स बुक क्या है बेटा, एक सब्सिडरी बुक है, और मैंने पहले बोला सब्सिडरी बुक क्या है, जर्नल, जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो जर्नल के अलग अलग टुकड़े उसको ही क्या बोलेंगे, सब्सिडरी बुक। मतलब ये कहाँ से निकला, जर्नल से निकला, तो सब्सिडरी बुक भी क्या है, जर्नल ही है। तो ये काय का पार्ट है बेटा, जर्नल का, ठीक है। नेक्स्ट वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज, परचेज बुक की हम टोटल करते हैं, फिर टोटल कहाँ ट्रांसफर करते हैं, परचेज के लेजर में करेंगे। देखो पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज के अकाउंट के डेबिट में करेंगे, एकदम सिंपल। सेल्स में काय को करेंगे, तो क्रेडिट में थोड़ी करेंगे, परचेज में करेंगे। नेक्स्ट टोटल ऑफ सेल बुक, वैसे ही सेल बुक की टोटल करेंगे तो सेल्स के अकाउंट में करेंगे। डेबिट या क्रेडिट, सेल इनकम में इनकम का कौन सा बैलेंस रहता है बेटा, क्रेडिट, तो कौन से साइड में, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, ए सिंपल। नेक्स्ट इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड अलाउंस ऑफ 50 ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश, कैश का अर्ली पेमेंट किया उसकी वजह से दिया कैश डिस्काउंट, हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बेटा कैश बुक, ठीक है। वो जो मैंने वहाँ पे दिखा था जनरल प्रॉपर में अलाउंस गिवन, तो वो ये कैश डिस्काउंट मैंने पहले बोला, ये डिस्काउंट वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये वो डिस्काउंट अलग रहता है, एक रिपेड क्वांटिटी डिस्काउंट बाद में देते हैं हम लोग, आगे जब आएंगे जब उसको डील करें। ये जो डिस्काउंट है जो अर्ली पेमेंट के लिए दिया कैश बुक के साथ में देते थे, कैश बुक में हम लोग हाथों हाथ रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे। अभी के लिए आंसर समझो क्या है इसका, कैश बुक। नेक्स्ट सेकंड हैंड मोटर कार, सेकंड हैंड हमने एसेट बेचा, मोटर कार एसेट है, एसेट हमने वॉज परचेज, सॉरी परचेज किया उधारी में 10,000 की, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बताओ भला, एसेट खरीदा उधारी में, परचेज बुक में होगा कि नहीं, ये होता जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। वो सेकंड हैंड रहो या फर्स्ट हैंड रहो, मतलब नई गाड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट खरीदा उधारी में तो कहा जाता है बेटा जर्नल प्रॉपर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड बिल रिसीवेबल 1000 का विच वॉज रिसीव्ड डिसऑनर्ड, मतलब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ, तो हमने देखा था बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बुक तो कोई बनती नहीं, बिल रिसीवेबल बुक बनती है, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, मतलब कहाँ जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन है यारो, जर्नल प्रॉपर, सिंपल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी के क्वेश्चन देख लो, भी सब्सिडरी बुक्स आर जनरली मेंटेन, ऊपर देख लेना 7-8 जो सब्सिडरी बुक मैंने बताई थी, कैश बुक भी सब्सिडरी बुक है, कैश बुक कोई अलग से नहीं है, इसमें कैश बुक भी लिखना है इसके आंसर में, कैश बुक प्लस परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जो भी। नेक्स्ट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक बनाने के एडवांटेज क्या है, देखो मैंने पहले बोला थ्योरी के आप एक बार सिर्फ रीड कर लेना, एक बार भी आपने रीड किया ना तो एकदम ऐसे जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है आपको वहाँ पे क्लिक हो ही जाएंगे, भले 4-5 नहीं तो 2-3 मार्क तो मिल ही जाएंगे, 1-2 मार्क के लिए रट्टा नहीं मारने का पूरा अपने को, वही एफर्ट्स अपने को कहीं और लगाने का, तो अपने एडवांटेज आपने नहीं भी पढ़ा तो भी दिमाग लगा सकते हैं। सब्सिडरी बुक कब बनाते बेटा,
जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो एक बुक में रिकॉर्ड नहीं करते बैठेंगे, एक ही बुक रहेंगी तो क्या होगा, उसके जो भी डिसएडवांटेज रहेंगे एक बुक के होने के, मतलब जर्नल के होने के, वही इसके एडवांटेज हो जाएंगे सब्सिडरी के। समझ रहा है क्या है? सब्सिडरी बुक नहीं बनाए तो क्या बनाएंगे, जर्नल की एक ही बुक बनाएंगे, एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, इमेजिन करो बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो भी उसके डिसएडवांटेजेस होंगे वो सारे काय में एडवांटेज आ जाएंगे सब्सिडरी बुक के। मतलब एक बुक को ना करते हमने अलग अलग बुक बना ली तो क्या क्या एडवांटेज होंगे, सबसे पहला एडवांटेज तो बेटा ये होगा टाइम बचेगा, सेविंग ऑफ टाइम, टाइम विल बी सेव्ड। कैसे, एक ही बुक रहती थी तो एक ही व्यक्ति करता था परचेज की एंट्री, फिर अगला व्यक्ति रुकता था सेल की एंट्री करने के लिए, फिर परचेज की एंट्री होती थी दूसरे को देता था, फिर वो सेल की एंट्री करता था वो तीसरे को देता था, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो बड़ा है, बहुत सारे अकाउंटेंट है, तो इन सब में बहुत सारा टाइम जाता था। लेकिन सब्सिडरी बुक की वजह से क्या हुआ, सबको अलग अलग बुक बना के दे दी, ये ले तो परचेज की बुक ले, तो सेल की बुक ले, तो परचेज रिटर्न के लिए, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है परचेज की एंट्री कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सारे सेल्स की एंट्री कर रहा है, सब एट ए टाइम सारा एंट्री एक साथ हो जा रही ना, तो हमारा टाइम बच रहा। दूसरा क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा, मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा, अलग अलग लोगों के डिवाइड कर लिया परचेज बुक, एक एंट्री, एक आदमी सिर्फ परचेज की एंट्री करेगा, एक आदमी सिर्फ सेल्स की एंट्री करेगा। तो यदि जब एक ही आदमी एक ही करता तो क्या होता है, उससे उसकी इफिशियंसी बढ़ती है ना, उसके मतलब काम अच्छे से होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंटेन होगी, तो जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएंगी सब्सिडरी बुक की वजह से। देन एक पॉइंट लिख सकते हैं आपकी प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन होगा ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल। अच्छा, इसमें गलती जल्दी से अपने को ट्रैक हो जाएंगी, अपन इसको लिख सकते हैं कि फाइंडिंग ऑफ एरर विल बी इजी। ये कैसे, देखो अलग अलग बुक है ना, यदि अपने को पता चला सेल्स में गड़बड़, तो अगर एक ही बुक बनाते थे जर्नल बुक, तो उसमें सेल भी है परचेज भी है, तो सब ढूंढते बैठना पड़ेगा कहाँ से। लेकिन अब अभी अलग अलग बुक बना ली तो अपने को मालूम है सेल में गलती है, सेल में एरर है, तो डायरेक्ट सेल बुक उठा लेंगे, उसमें एरर जल्दी मिल जाएगा। परचेज में एरर है तो डायरेक्ट परचेज बुक में उठा लेंगे, तो जो एरर को लोकेट करने का काम है, फाइंडिंग एरर, वो काम हो जाएगा इजी। ये भी एक एडवांटेज होगा। बस तो ये 4-5 एडवांटेज लिख लेंगे, ऊपर कहीं ना कहीं दिया ही होगा थ्योरी में, ये एडवांटेजेस क्या आपने पढ़ लेना, ये सारे एडवांटेज होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बनाने का, सेल बुक एकदम 3 ट्रांजेक्शन एकदम चिल्लर, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडरी बुक हमारा समाप्त होता है, एकदम सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके ओके, अब हमारा स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, कैश बुक। ठीक है, बार देख लेता फिर से रिकॉर्डिंग बराबर शुरू है या नहीं। शुरू। अगला चैप्टर है कैश बुक, ये भी सब्सिडरी का ही पार्ट है, लेकिन अलग से उन्होंने चैप्टर बोल के दिया था, अलग चैप्टर, लेकिन है ये भी क्या है, सब्सिडरी बुक एक प्रकार की, क्या बोलते हैं, कैश बुक। अलग से क्यों दिया गया कि 3-4 प्रकार की कैश बुक बनती, देखो ये लिख लेना आपने, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कितने टाइप की कैश बुक बनती, सबसे पहला तो सिंपल कैश बुक, या जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर दूसरा रहता है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा रहता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चौथा क्या रहता है, चौबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट चौथा रहता है बेटा पेटी कैश बुक। पेटी मतलब छोटी छोटी कैश बुक, चिल्लर जो खर्चे रहते हैं अपन पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये चाय पानी के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे। तो ये 4 टाइप की कैश बुक बनती, कौन सी, सिंपल कैश बुक, उसको सिंगल कॉलम भी बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक में सिंपल एक ही कॉलम रहेगा, 1 कॉलम, वो रहेगा कैश का कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कौन से 2 कॉम्बिनेशन बेटा, एक तो कैश का कॉलम रहेगा और एक बैंक का कॉलम रहेगा, मतलब कैश बुक मतलब भी बैंक बुक, उसी में बैंक के भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश की भी, कैश का एक अलग कॉलम बना लेंगे, बैंक का अलग कॉलम। और दूसरा इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, और एक तो रहेगा कैश का कॉलम, दूसरा रहेगा डिस्काउंट। तो ये 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इनफैक्ट 3, ठीक है, जहाँ तो कैश बुक बोला था, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या रहेगा बेटा, तीनों चीज़ें रहेंगी, कौन सी, उसमें कैश का भी कॉलम रहेगा,
उसमें बैंक का भी कॉलम रहेगा, उसमें डिस्काउंट का भी कॉलम रहेगा, तीनों कॉलम एक साथ। इसके लिए क्या बोला उसको, ट्रिपल कॉलम। और पेटी कैश बुक में बहुत सारे कॉलम होते हैं, पेटी कैश बुक हम लोग देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, 4 टाइप की कैश बुक, ओके। तो हम पहले देखते हैं सिंपल कॉलम क्या है। सिंपल कॉलम क्या रहता है, एकदम सिंपल कैश बुक आपको बताता सिंपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। देखो दिया हुआ है, ये बताया सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंपल कैश बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक। एक बात बोलूँगा, सिंपल कैश बुक मतलब कैश का लेजर, कैश का अकाउंट। कैश का अकाउंट कैसा बनता है वैसा ही सिंपल कॉलम कैश बुक रहेगी। क्या रहेगा, पहले डेट, रिसीट के जगह पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एलएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट। याद आ गया काय का फॉर्मेट है बेटा, लेजर का फॉर्मेट है। तो हम क्या बना रहे, लेजर ही बना रहे। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कैश बुक बनेगी, मतलब कैश की सब्सिडरी बुक बना रहे, कैश बुक बना रहे, तो कैश का लेजर हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि सेम ही चीज़ है। देखो कैश बुक भी वैसी चीज़ है, कैश का लेजर भी यदि मैं बना था तो पहले कैश बुक का नाम हटके यहाँ पे कैश अकाउंट, बाकी अकाउंट भी ऐसा ही बनने वाला। सिर्फ ये पर्टिकुलर आ जा रहा है रिसीव को पेमेंट करने, बाकी पूरा का पूरा 100% एग्जैक्ट कॉपी। तो सेम चीज़ डबल डबल क्यों बनाऊँ, एक ही चीज़। तो इसलिए मैं क्या करता, कैश बुक भी वैसी है, कैश का अकाउंट भी वैसी है। तो इसलिए यदि हम कैश बुक बना रहे हैं तो उसका कैश का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन परचेज बुक का ऐसा नहीं है बेटा। परचेज बुक आपने देखा क्या, चलो एक बार आपको बता देता। परचेज बुक यदि बनाया तो परचेज का अकाउंट नहीं बनाते, क्या बनाते, परचेज का अकाउंट भी बनाते, लेकिन क्या रहता वो थोड़ा सा उसका फॉर्मेट अलग रहता बस, मतलब कंबाइन एंट्री करते, वही फर्क है। लेकिन लेजर तो बनाना पड़ता ना बेटा। देखो ऊपर ये आपकी परचेज बुक है, मान लो ये देखो ये परचेज बुक। अब ये परचेज बुक लेजर के जैसी दिख रही, क्या कहाँ दिख रही, डेबिट क्रेडिट साइड है क्या इसमें, नहीं, एक अलग है ना। मतलब परचेज बुक का फॉर्मेट अलग है, परचेज अकाउंट का फॉर्मेट अलग है। इसके लिए परचेज बुक बनाया तो परचेज का लेजर बनाना अनिवार्य है। सिर्फ छोटा सा फर्क रहेगा, वहाँ पे बस टोटल उठा के लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। लेकिन परचेज बुक बनाई या कोई भी अदर सब्सिडरी बुक बनाई तो उसका लेजर बनाना जरूरी है। लेकिन कैश बुक में वैसा है क्या, नहीं। क्यों नहीं वैसा है, क्योंकि बेटा कैश बुक का फॉर्मेट वैसा का वैसा है। कैश बुक एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है कैश अकाउंट की, तो सेम चीज बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसलिए कैश बुक यदि बनाई तो कैश अकाउंट डबल से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी मैं यह सॉल्व करके बता देता हूँ तो आपको कैसा फॉर्मेट रहता है इसका बेटा। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर लिखो या रिसिप्ट लिखो, एक ही बात है। एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, दिख रहा है सबको। ये है कैश बुक, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, सिंपल कॉलम कैश बुक बना, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन देखो, कैश इन हैंड, पहले तारीख को कैश इन हैंड है 1200, मतलब ये क्या बेटा ओपनिंग बैलेंस है। मतलब शुरुआत में हमारे पास कितनी कैश थी, 1200। तो ओपनिंग बैलेंस आप बताओ कौन सी साइड में लिखो, आप ही बताओ। कैश का बैलेंस है बेटा, कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट का जनरली कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो कौन से साइड में लिखूंगा, डेबिट साइड में, एकदम सिंपल। यहाँ पे डेट लिख लो जो भी है, 1 जनवरी 1 जैन। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200, खत्म। कैश है, एसेट है, इसलिए डेबिट साइड में। अब इसमें क्या करने का है, कैश जब भी बढ़ेगी मतलब एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड में। तो ये वाले डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें आएंगी, हर वो चीज़ जिससे कैश बढ़ रही तो कौन से साइड में आएंगे, डेबिट। हर वो चीज़ जिससे कैश कम हो रही है वो कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट। क्योंकि लर्न करने की जरूरत नहीं है, कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस रहेगा डेबिट। कैश को बढ़ाना है तो कौन से साइड में लिखने का बेटा, डेबिट में। कैश कम करना है तो कौन से साइड में लिखना है, क्रेडिट में। सिंपल, एकदम लेजर पोस्टिंग और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम राम, मतलब क्या मिला होगा, राम से पैसा आया 300। जनरल जिसको नहीं आता उसको जनरल एंट्री पास करने का रफ में, फिर लेजर पोस्टिंग करने का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक जनरल एंट्री करके दिखा था, बाकी डायरेक्ट करेंगे। जनरल एंट्री का रिसीव्ड कैश, मतलब कैश मिली, एसेट मिला, एसेट मिला तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो बेटा डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 300 300। जैसे ही कैश आ गया तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। कहाँ लिखेंगे, देखो कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे 300, कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे 300। उसके सामने लिखेंगे उसका अपोजिट, बिल्कुल लेजर ही और कुछ भी नहीं, टू राम अकाउंट, डेट जो दी वो डेट, खत्म। जनरल एंट्री पास करने का, लेजर पोस्टिंग करने का। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतने होशियार हो गए हम। पेड रेंट, रेंट कितने का है, 30 रुपये का।
डायरेक्ट करने के लिए एक चीज सोचने का कि ट्रांजेक्शन में कैश बढ़ रहा है या कम हो, बढ़ रहा तो कौन सी साइड लिखने का बेटा, डेबिट, कैश कम हो रहा है तो कौन सी साइड लिखने का, क्रेडिट। अब देखो पेड रेंट, रेंट मैंने पे किया तो बिजनेस से मैंने पे किया होगा, बिजनेस से कैश गई तो बिजनेस में कैश कम हुई, कैश कम हुई तो बेटा कौन सी साइड में, एसेट कम हुआ, एसेट कम हुआ तो कौन सी साइड में लिखते, क्रेडिट, मतलब कैश कम हुई तो कौन सी साइड में लिखने का, क्रेडिट में। 30 रुपये किस वजह से कम हुई बेटा, 30 रुपये कौन सी वजह से कम हुई, वो रेंट की वजह से, तो इसके सामने क्या आएगा बेटा, बाय रेंट अकाउंट। सिंपल, कैश बढ़ने वाली चीज डेबिट में, कम होने वाली चीज क्रेडिट में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड किया तो कैश मिलेंगे, कैश बढ़ेंगे, कैश बढ़ी तो डेबिट, तो लिख दो डेबिट में 300, काय के वजह से बढ़ी, सेल के वजह से, टू सेल तक। सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। पेड टू शाम, शाम को पैसा दिया तो बिजनेस में कैश कम हुई, कैश कम हुई तो क्रेडिट में, बाय शाम कितना है 700, खत्म, सिंपल। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो उसको कैश दी होगी, कैश दी तो कैश कम होंगी, कैश कम होंगी तो क्रेडिट में, काय के वजह से कम हुई, फर्नीचर खरीदने की वजह से, तो बाय फर्नीचर 200, 200 रुपये का पता नहीं क्या फर्नीचर खरीदा, स्टूल खरीदा हूँ। सैलरी, पेड सैलरी, सैलरी दी मतलब कैश दी तो कैश कम होगी, कैश कम होंगी तो कौन सी साइड में लिखेंगे बेटा, क्रेडिट में। 100 रुपये से कैश कम हुई, काय के वजह से कम हुई बेटा, सैलरी की वजह से, तो बाय सैलरी। एकदम सिंपल विषय। रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड फॉर जनवरी, जनवरी के लिए रेंट ड्यू है बट नॉट येट पेड, नॉट येट पेड, पे किया का बेटा नहीं, पे किया तो कैश आएगा कि नहीं, कैश नहीं आएगा तो कैश में एंट्री करनी कि नहीं, मतलब इसकी एंट्री नहीं करनी। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताओ बोला, रेंट ड्यू मतलब रेंट नाम का खर्चा तो हो गया, खर्चा होगा तो क्या एंट्री आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट। अब यदि कैश में रहता था तो टू कैश, लेकिन कैश नहीं है मतलब खर्चा देना बाकी है, इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या रहता, देना बाकी है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट। तो दूसरा अकाउंट होता है टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। 30 देखो यहाँ पे कहीं पे कैश दिख रहा है क्या, नहीं, तो कैश बुक में आएगा क्या, नहीं, तो एंट्री नहीं करनी, खत्म। लास्ट में करने का टोटल और बैलेंस। देखो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट साइड बढ़ी रहेगी क्योंकि जितनी कैश रहेंगे उतना ही पेमेंट करेंगे, या तो बैलेंस जीरो रहेगा या तो डेबिट बैलेंस। 1200 मतलब डेबिट की साइड बढ़ी रहेगी, 1200, 300, 1500 और 300, 1800। इधर की टोटल 1800 आनी चाहिए, जो भी फर्क रहेगा वो रहेगा बैलेंस। कितनी आएगी टोटल आएगी 700 और 300 1000, 1030, मतलब कितना बैलेंस है 760। तो ये क्या बेटा, बाय बैलेंस CD, और इस CD को क्या करते हैं नीचे BD अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD 760, ठीक है, ठीक है, लिख लो। 15 क्वेश्चन था। इल्लू 1, इल्लू मतलब बेटा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, ओके सर, चलो लिख लिया। ओके 760, 70 बता रहे तो बैलेंस कुछ गलत है बेटा। ओके ओके सॉरी, 30 है ना, मैं समझा 40 है। ओके सॉरी सॉरी, बैलेंस 770 आएंगे इसका, ठीक है। ओके, फिर आता है डबल कॉलम के। डबल कॉलम कैश बुक मतलब क्या रहता है बेटा, जो कैश बुक में 2 कॉलम है, 2 कॉलम एक तो हो सकते हैं सॉरी 2 कॉलम, एक तो कॉलम हो सकता कैश और डिस्काउंट का, और दूसरा क्या हो सकता है कैश और बैंक का। मैंने बताया ना, डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कौन से 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक तो हो सकता कैश और बैंक का कॉलम है, या एक तो हो सकता कैश और डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें मेरे ख्याल से डिस्काउंट हो रहे, कैश और डिस्काउंट, ठीक है, कैश और डिस्काउंट। हम लोग कैश और बैंक वाला देख लेते। तो आ जाओ अपनी नोट्स में, नोट्स के जो क्वेश्चन है कैश बुक के क्वेश्चन। नोट्स जिसके पास नहीं है मैं सॉफ्ट कॉपी डाल दूंगा, यदि सॉफ्ट कॉपी भी मैंने नहीं डाला तब तक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेने का, होमवर्क करने का। ये बहाना नहीं करने का कि बुक्स नहीं है या नोट्स नहीं है, ऑफिस पे आके नोट्स लेके जाओ। सॉफ्ट कॉपी में वैसे डाल ही रहा,
देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक, यहाँ पे कहीं पे डिस्काउंट नहीं है, चेक है, बियर चेक है, ऑफिस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन से कॉलम बनाने, कैश और बैंक, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं रहता, 2 कॉलम एक साथ, मतलब 2 लेजर एक साथ बना रहे, जहाँ पे बैंक लिखने का तो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखने का, जहाँ पे कैश को लिखने का है वो कैश के कॉलम में लिखने का, खत्म। और कुछ भी फर्क नहीं, 2 लेजर एक साथ। इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक है। चलो मैं इसका फॉर्मेट बना रहा हूँ, जब तक आप लगे तो इसको आगे ले लो। क्या रहेगा बस इसमें, अमाउंट के 2 कॉलम। पहला तो आपका डेट का कॉलम रहेगा, जैसा रहता हमेशा, जो हमेशा रहता है डेट। फिर आ जाएगा अपना पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा LF, फिर आ जाएगा अमाउंट, डबल से अमाउंट, फिर सेम डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट। बहुत सारे कॉलम रहेंगे, ट्रिपल कॉलम में तो और 2 कॉलम बढ़ जाएंगे। कितने कॉलम बन गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें और 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे ट्रिपल कॉलम में, यानी 12 कॉलम। अकाउंट्स के लिए रजिस्टर प्लीज़ आप अबलॉन्ग बनाओ, छोटा वाला रजिस्टर मत बनाओ, इसमें बराबर से नहीं आता हो, तो उसी के लिए आप ये मत करो। अकाउंट्स के लिए सब अबलॉन्ग रजिस्टर बनाएंगे, मैथ्स के लिए छोटा भी बना चलता। तो क्या बना रहे बेटा अपन, कैश बुक, तो ऊपर लिखेंगे कैश बुक। क्या क्या है इसमें, डेट, पर्टिकुलर या रिसिप्ट भी लिखा तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, LF, अमाउंट, ये कैश का अमाउंट, ये बैंक का अमाउंट। मतलब कैश और बैंक साथ में बनना है ना, कैश बुक भी और बैंक बुक भी है। डेट मतलब वही डबल कॉलम बोलो या बैंक बुक बोलो, एक ही बात है। अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन LF, फिर कैश का अमाउंट और फिर बैंक का अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। कैश बैंक दोनों भी एसेट है, जो भी ट्रांजेक्शन से कैश या बैंक बढ़ेंगे वो डेबिट में, जो भी ट्रांजेक्शन से कैश या बैंक कम होंगे वो क्रेडिट में। कैश है तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देने का, बैंक है तो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखने का, बाकी पूरा सी। देख चलो देखो पहला क्या बोला बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, क्या जर्नल एंट्री होंगी इसकी, बिजनेस में कैश लाया, कैश बढ़ा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 60,000 ये जर्नल एंट्री होंगी, ठीक है ठीक है। अपने को करने का कैश बुक में पोस्टिंग, कैश अकाउंट क्या हो रहा बेटा, डेबिट, कैश बढ़ रहा तो कौन से साइड में लिखने का, कैश बुक के डेबिट साइड में, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे 60,000। अब कौन सी चीज़ बढ़ रही, कैश बढ़ रही है या बैंक बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो ये तो तय हो गया कि कैश बुक में डेबिट में लिखने का। तो ये कैश बुक है, ये कैश बुक में आ गए, कैश बुक के डेबिट में आ गए। अब अमाउंट में काय में लिखूँ, कैश में लिखूँ या बैंक में लिखूँ, तो बेटा यहाँ पे क्या बढ़ा, कैश बढ़ा कि बैंक बढ़ा, कैश बढ़ा, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, लॉजिकल बात है, जाहिर सी बात है, कैश के कॉलम में। मतलब कैश के डेबिट के कैश के कॉलम में लिख दिया 60,000, उसके सामने क्या लिखते हैं, उसका अपोजिट, जैसा हमेशा तक करते आए हम लोग, टू कैपिटल, सामने डेट, बैंक के कॉलम में कुछ नहीं, खत्म, सिंपल, वैसा का वैसा है। बस फर्क क्या है कि कैश है तो कैश के कॉलम में लिखो, ये दे देता था बैंक से पैसा लाया तो कैश की जगह पे ना लिखते, बैंक की जगह पे लिख देते। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया। आप देखो थोड़ा सा ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना। क्या बोला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी इसको कंफ्यूजन होता है ना, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा, तो ऐसे जब ट्रांजेक्शन है कि कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो चुपचाप जिसको कंफ्यूजन होता है जर्नल एंट्री करने का, या तो क्या होता है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आप गलत साइड में लिख सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक से बिजनेस से पैसा लेके गया, बैंक में जमा किया, तो बिजनेस से कैश गई, तो बिजनेस में क्या हुई बेटा, कैश कम हुई, कैश कम हुई तो क्या लिखेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश कम हुई और जमा किया बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, डेबिट इसको करेंगे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000 ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री।
समझा यहाँ तक? समझो, ठीक। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी। लेजर पोस्टिंग क्या करेंगे, बैंक के अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे 25,000। तो बैंक का अकाउंट अलग से नहीं है, बैंक का अकाउंट है कैश के साथ नहीं बन रहा, मतलब ये कैश का भी अकाउंट है और बैंक का भी अकाउंट है। तो बैंक के अकाउंट में मतलब बैंक के कॉलम में लिखने का, ठीक है। तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 25,000। कौन से साइड में बेटा, डेबिट साइड में, मतलब कैश बुक ही है ना हमारे पास, कैश बुक के डेबिट साइड में लिखने का है, ठीक है। कैश बुक के डेबिट साइड में मैं आ गया। अब कौन से कॉलम में लिखूँ बेटा, कैश के कॉलम में लिखूँ कि बैंक के कॉलम में लिखूँ? क्या बढ़ रहा है ये, बैंक बढ़ रहा ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं डेबिट साइड में, ये लिखूंगा मैं बेटा बैंक के कॉलम में। समझा क्या? डेबिट में लिखूंगा क्योंकि बढ़ रहा, डेबिट में लिखूंगा क्योंकि ये बढ़ रहा, और बैंक के कॉलम में लिखूंगा क्योंकि बैंक बढ़ रहा। और इसके सामने क्या लिखूंगा बेटा, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट क्या है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये होगा एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट, दूसरा क्या है, कैश के अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 25,000। तो यही कैश बुक है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। तो ये कैश बुक में आ गया मैं, ठीक है। ये आ गया मैं कैश बुक में। कैश के कौन से साइड में हूँ बेटा, क्रेडिट साइड में। ये आ गया मैं कैश के क्रेडिट साइड में। क्या लिखूँ, 25,000। तो ये 25,000 कौन से कॉलम में लिखूँ बेटा, आप कैश में लिखूँ कि बैंक में लिखूँ? देखो ध्यान से, काय की बात चल रही है यहाँ पे, कैश की। तो ये 25,000 कौन से कॉलम में लिखूंगा बेटा, कैश के कॉलम में। समझा क्या? सिंपल। पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा, इसका अपोजिट। कैश में अपोजिट में क्या है, बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय बैंक अकाउंट। समझा क्या? ये देखो दोनों साइड आ गया ये ट्रांजेक्शन, कैश और बैंक। और हमने देखा था जर्नल एंट्री में, जो ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व हुए, वैसे जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री के सामने अपन क्या लिखेंगे बेटा, सी फॉर कॉन्ट्रा। ये LF के कॉलम में लिखेंगे सी, और यहाँ पे भी लिखेंगे सी, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में हम लोग उसके LF कॉलम में लिखते हैं सी, जो इंडिकेट हो जाए कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री है तो देखने का दोनों साइड में इफेक्ट होना चाहिए, मतलब सेम अमाउंट आपको दोनों जगह पे लिखनी चाहिए, 25-25। अब इसको अपन वैसे अलग और एक तरीके से कैसे ध्यान में रखने का, देखो डेबिट साइड में क्या लिखते हैं हमेशा, कैश और बैंक। तो जो चीज़ बढ़ रही तो डेबिट में लिखने का है। तो अपन ने क्या किया था, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया था, कैश डिपॉजिट किया था। तो कौन सी चीज़ बड़ी बेटा, कैश बड़ी की बैंक बड़ी, बैंक बैलेंस। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कौन से कॉलम में लिखा, बैंक के कॉलम में। उसके सामने तो अपन अपोजिट लिखते हैं, वो सामने का दिमाग मत लगाओ। मैंने पहले ही बोला जब भी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो पहले वो पर्टिकुलर में नहीं लिखने का, पहले चुपचाप अमाउंट जाके लिख देने का। यदि आप पहले पर्टिकुलर लिखेंगे या कैश लिखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो क्या करने का, जब भी लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं या कैश बुक बना रहे हैं, सबसे पहले अमाउंट जाके लिख देने का, फिर बाद में सोचने का कि क्या लिखूँ इसके सामने। तो यहाँ पे क्या, कैश के डेबिट में क्या बढ़ा, कैश डिपॉजिट कर रहे बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक डेबिट, सीधा कैश बुक के डेबिट में आने का और बैंक के कॉलम में लिख देने का 25,000। तो क्या कम हो रहा, कैश कम हो रहा। तो कैश के कॉलम कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश के कॉलम में 25,000, ठीक है। ठीक, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, बाकी सब एकदम इजी है। नेक्स्ट, कैश परचेसेस। कैश परचेस किया मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश परचेस किया तो कैश दूंगा, कैश कम होंगी। कैश कम होंगी तो कौन से साइड में लिखूंगा बेटा, क्रेडिट साइड में। कितना है, 6,000। अब देखो कैश बुक के क्रेडिट साइड में कौन से कॉलम में लिखूँ, कैश के बैंक में क्या दिया था, कैश। तो क्या कम हुई, कैश कम हुई, तो कैश के कॉलम में 6,000। उसके सामने क्या आएगा बेटा, उसका अपोजिट। उसका अपोजिट क्या रहेगा, परचेस। बैंक में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा, यहाँ आएगा क्या, नहीं यहाँ नहीं आएगा, एसेट। क्यों नहीं आएगा भाई, एसेट क्रेडिट में परचेज किया तो जर्नल प्रॉपर में जाता है। यहाँ पे क्या बोला, परचेज कंप्यूटर। किसी का नाम दिया क्या, नाम नहीं दिया। नाम मन से अज्यूम करते क्या, कभी नहीं। नाम नहीं दिया मतलब बेटा क्या हुआ, मैंने कंप्यूटर खरीदा और बदले में क्या दिया, कैश। कैश दिया तो कैश भी आई गई। कंप्यूटर खरीदा, कैश दिया तो कैश क्या हुई बेटा, कम हुई। कैश कम हुई तो कौन सी साइड में लिखूँ, क्रेडिट साइड में। कितना, 22,000। तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, 22,000 लिखो। कैश के कॉलम में लिखूँ कि बैंक के कुछ नहीं बोला तो बेटा क्या में लिखने का, कैश में 22,000। और उसके सामने क्या लिखने का, क्या खरीदा मैंने, कंप्यूटर टू कंप्यूटर बाय कंप्यूटर, खत्म। एकदम सिंपल विषय। नेक्स्ट, राकेश डिपॉजिटेड ये सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी। राकेश एंड कंपनी को मैंने गुड्स सोल्ड किया एंड रिसीव्ड अ बियरर चेक। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जर्नल एंट्री के टाइम पे, बताई होगी, बहुत बार देखी। जब भी अपने को बियरर चेक मिलता, दो टाइप के चेक रहते बेटा, ये मैंने बताई था, वैसे फटाफट एक बार डबल बता देता। दो टाइप के चेक रहते हैं, एक रहता बियरर चेक, एक रहता अकाउंट पे चेक। तो जो बियरर चेक रहता है उसमें क्या रहता है, जैसे अपने को चेक मिला तो अपन क्या करते हैं, बैंक वाले को चेक बताते हैं और आपके पास उससे काउंटर पे अपन कैश ले लेते हैं।
और अकाउंट पे ही चेक है तो उसको चेक देना पड़ता कि जो पैसे आएंगे अपने बैंक के खाते में जमा हो। मतलब जब भी अकाउंट पे ही चेक मिल रहा तो जो पेमेंट अपने को मिलेगा वो कहाँ जमा होता है, अपने बैंक के अकाउंट में। तो कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, बैंक को, क्योंकि अकाउंट पे ही चेक से कौन सी चीज़ का अफेक्ट हो रहा है, बैंक को। लेकिन यदि कोई बियरर चेक मिल रहा, बियरर चेक में क्या करता, बैंक में जाता और पैसे कैश लेके आ जाता, तो मेरे बैंक के खाते को कोई धक्का लगा कर मेरा बैलेंस कम ज़्यादा होगा कुछ भी नहीं। बस मैंने कहीं से चेक लिया, चेक बैंक को दिखाया और कैश ले लिया, तो मेरा अकाउंट से थोड़ी ना पैसे कट रहे, चेक के बदले मेरे को पैसे मिले। तो बियरर चेक दिखा के मेरे को कैश मिलती है, बैंक का बैलेंस कहीं पे अफेक्ट नहीं होता। हम लोग डिपॉजिट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, लेकिन हम ऐसा मान के चलते कि बियरर चेक हम कैश में ही ले, कैश ही विड्रॉ करेंगे, कैश ही लेंगे बैंक से, तो बैंक अकाउंट अफेक्ट हो ही नहीं रहा। तो जब भी बियरर चेक मिल रहा तो अपन क्या अज्यूम करेंगे बेटा कि कैश मिल रही। जब भी बियरर चेक रिसीव्ड है तो अपन डेबिट इशू करेंगे कैश को, हम क्या मानने वाले कि कैश बढ़ी, क्योंकि कैश ही बढ़ती ना, चेक दिखा के पैसा ले लेंगे। तो जब भी बियरर चेक मिल रहा तो क्या बोल देंगे, कैश मिल रही। और जब भी अकाउंट पे चेक मिल रहा तो क्या मिल रहा, बैंक। ठीक है, और बियरर चेक जरूरी है बेटा कि कैश ले, हम बियरर चेक उसको दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे खाते में जमा कर दे, वो केस में अपने को बैंक को करना पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन वो अलग अलग चीज़ें, देखो मैं बताता समझेंगे धीरे धीरे। अपने को क्या मिला, बियरर चेक मिला, बियरर चेक मिला, चेक मिला कौन था, बियरर, तो अपन क्या मानेंगे, बियरर चेक को क्या मानते बेटा अपन, कैश। तो अपन क्या मानेंगे, क्या मिला अपने को, कैश। कैश मिला तो कैश का बैलेंस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। कैश मिला, बियरर चेक मिला, बियरर चेक को क्या मानो, कैश। कैश मिला तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो कौन से साइड लिखो बेटा, डेबिट में, मतलब कैश बुक के डेबिट में लिखने का है मेरे को। ठीक है, ये आ गया मैं कैश बुक में, कैश बुक के डेबिट साइड में आ गया। कितना अमाउंट लिखने का बेटा मेरे को, कितना पैसा मिला, 10,000। अब 10,000 देखो भले चेक मिला लेकिन इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या, नहीं, कैश बढ़ेगा। कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं ये 10,000, कैश के कॉलम में लिखूंगा। सामने क्या लिखूंगा, टू सेल, सेल किया ना मैंने कैश में, राकेश नहीं आएगा, नाम कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया, कंफ्यूज करने के लिए दिया, नाम भी दिया और कैश भी दिया, तो अपन क्या मानते, कैश में सेल है, क्या जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इसलिए कैश के कॉलम में आके मैंने लिख दिया 10,000। ठीक है, सामने टू सेल। ओके, नेक्स्ट। अब क्या बोला, आप देखो, अब इसने बोला कि राकेश का चेक, जो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में जो चेक मिला था, मैंने क्या किया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने वो बैंक में जाके चेक जमा कर दिया, और मैंने बैंक में जाके चेक जमा कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या अफेक्ट होगा, बैंक। तो अब देखो मैंने चेक बैंक में जमा किया, तो पहली बात तो यहाँ पे बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक का पैसा बढ़ेगा ना बेटा, तो बैंक अकाउंट को क्या करूँगा मैं, डेबिट। अब क्रेडिट किसको करूँ बताओ, देखो जब बियरर चेक मिला था तो मैंने क्या बोला था, क्या मान लिया था, कैश मिली, लेकिन एक्चुअल में मेरे को कैश मिली क्या, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ना, कैश एक्चुअल में मिली नहीं, तो मैंने जबरदस्ती कैश बढ़ा के रख दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैश को कम, और जाहिर सी बात है बैंक डेबिट कर दिया, तो अब दूसरी चीज़ क्या ही होने वाली है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को करूँगा मैं क्रेडिट, कितने से करूँगा बेटा, जितने का चेक था 10,000, 10,000, समझा क्या, मतलब जब बियरर चेक मिलेगा तो क्या एंट्री पास करूँगा मैं, क्या बोलूँगा, कैश मिली, तो कैश में मैं जमा कर दूंगा उसको, मतलब कैश के डेबिट में लिख दूंगा। लेकिन वही जब बियरर चेक में उठा के बैंक में जमा कर दूंगा तो फिर मेरे को क्या एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक में जमा करा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने जो पहले बोला कि कैश मिली तो कैश को कम करना पड़ेगा, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में जाऊँगा, कैश बुक के डेबिट साइड में जाऊँगा, और क्या लिखूंगा, 10,000, 10,000 कैश के डेबिट में लिखने का। ठीक है, लिख रहा हूँ, कौन से कॉलम में लिखूँ, कैश की बैंक में क्या बढ़ रहा बेटा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा, तो बैंक के कॉलम में लिखना पड़ेगा 10,000। ठीक है, उसके सामने क्या लिखेंगे, उसका अपोजिट क्या है बेटा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, कैश के क्रेडिट में लिखो 10,000, कैश के क्रेडिट में मतलब कौन से कॉलम में, कैश के क्रेडिट में लिखो 10,000, इसके सामने उसका अपोजिट बेटा बाय बैंक। और ऐसी एंट्री जिसमें दो अकाउंट कैश और बैंक, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री के लिए एलएफ में क्या लिखने का, एलएफ के कॉलम में सी। समझ में आया क्या पक्का, ठीक है, एकदम शांत दिमाग से करने का, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं। पेड कैरेज 300, कैरेज के लिए पैसा पे किया तो क्या हुआ, पैसा कम हुआ, कैश कम हुई तो क्रेडिट। पेड बोला, कुछ नहीं बोला, तो क्या मानने का, कैश पे की, तो कैश को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, बाय कैरेज 300, खत्म। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश बिजनेस में कम हो रही, कैश कम हो रही तो कौन सी साइड में आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में, क्या आएगा, बाय ड्राइंग।
कितना 3000। कौन से कॉलम में क्या लिया, कैश लिया, तो कैश के कॉलम। समझ में आया पक्का। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। अभी रेंट हमने पे किया चेक से। अभी जब पेमेंट करते तो ये देखने की जरूरत नहीं बियरर की अकाउंट पे, क्योंकि हमने किसी को चेक दिया, वो उसके खाते में चेक लगाएगा तो हमारे बैंक बैलेंस में पैसा कम ही होना है। हम चाहे बियरर दो या अकाउंट पे ही चेक दो, हम किसी को चेक दे रहे तो हमारे अकाउंट में से पैसा कटता है। लेकिन हमको यदि चेक मिला तो यदि बियरर है तो अपने को कैश मिल सकती है। इसके लिए जब बियरर चेक मिलता है तो हम मानते कैश मिली। यदि आगे आगे बोले हुआ है कि हमने डिपॉजिट किया तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, बैंक को बढ़ाना पड़ेगा और ये जो कैश मिली हमने बोल के रखा है उसको कम करना पड़ेगा। यदि कुछ नहीं बोला मतलब खत्म। यदि ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में देखो ये वाली एंट्री रहती नहीं थी, ये राकेश ने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है, कुछ ऐसा बोले हुआ ही नहीं, तो हम क्या मान के चल रहे थे, क्या एंट्री करी थी हमने, बियर चेक मिला, हमने बोला था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने कैश को बढ़ा दिया था, हमने कुछ एंट्री नहीं करी। मतलब वो बैंक में गया होगा, वो दिखा के कैश ले लिया होगा, कैश बढ़ गई, वही हमने एंट्री करी, तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अलग से बोले हुआ इसने कि वो बियर चेक डिपॉजिट किया बैंक में, फिर एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जो कैश हमने बोला बढ़ गई उसको कम होगा। ठीक है, तो देते टाइम पे कोई देखने की जरूरत नहीं है कि बियर है कि क्या। जब चेक दे रहे तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट ही अफेक्ट होगा। पेड रेंट, रेंट पे किया चेक से, मतलब हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा बेटा, कम हुआ होगा। बैंक बैलेंस कम हुआ तो कैश बुक के डेबिट या क्रेडिट में आऊँगा, क्रेडिट साइड में आऊँगा। कौन से कॉलम में लिखूँ, कैश के या बैंक में, क्या कम हुआ बेटा, बैंक बैलेंस कम होगा, जाहिर सी बात है, चेक दिया तो 1200 से बैंक बैलेंस कम होगा, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखूंगा मैं 1200। इसके सामने इसका अपोजिट काय के लिए दिया बेटा, ये रेंट। ठीक है पक्का। नेक्स्ट, खत्म, एकदम सिंपल। अब देखो इसके टोटल करें, यहाँ पे टोटल क्या करना, हमेशा टोटल दोनों कॉलम की अलग अलग टोटल हो। ठीक है, मतलब कैश के कॉलम की अलग टोटल, बैंक के कॉलम की अलग टोटल, दोनों का बैलेंस अलग अलग रहेगा। दो अलग अलग अकाउंट है ना बेटा। देखो 60 और 10 70, तो कैश के कॉलम की टोटल आ गई 70, बैंक के कॉलम की टोटल आ गई 35,000। तो उतनी ही टोटल यहाँ पे आनी चाहिए, कैश की टोटल आनी चाहिए 70, ध्यान से देखना, कैश का कैश में लिखना, और बैंक की आनी चाहिए 35। अब फिर इसकी टोटल निकालो और बैलेंस निकालो। टोटल इसकी कितनी आ रही, 25,000, 6,000, करो फटाफट कैलकुलेटर से, 25,000 प्लस 6,000 प्लस 22,000 प्लस 10,000 प्लस 300 प्लस 3,000, 66,300 माइनस 70,000, तो कितने का बैलेंस आया बेटा, 3,700 का क्या है बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस नीचे लेके जाना है, 3,700 कैश का बैलेंस हुआ। बैंक का बैलेंस अलग से निकालेंगे बैंक की टोटल से। बैंक की टोटल कितनी है 35,000, इधर की टोटल कितनी है सिर्फ 1,200, तो 35,000 माइनस 1,200 कितना होता है बेटा, 33,800। 35,000 माइनस 1,200, 33,800। तो बैंक का बैलेंस कितना होगा बेटा, 33,800। ठीक है, दोनों कॉलम कैश कॉलम बैंक कॉलम को अलग से टोटल करने का, दोनों के ध्यान से अलग से टोटल बैलेंस निकालने का। फिर ये कैरेट डाउन क्या होगा, ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कितना है बेटा 3,700, यहाँ पे टोटल नहीं लिखना है, यहाँ बैलेंस लिखना पड़ता, 33,800। ये बैलेंस कब करते हैं, लास्ट वाला बैलेंस हम करते हैं आखिरी तारीख को। आखिरी तारीख क्या रहेंगे बेटा, 30 जनवरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहली तारीख लिखेंगे अगले महीने की, 1/2/2019। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। दूसरी डबल कॉलम का क्या टाइप है हमारे पास, कैश और डिस्काउंट, वो हम लोग कर लेंगे। तो ये आप लोग लिख लो, ठीक है, पहले का आंसर लिख लिया, ओके, है ना, सिंपल। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा होमवर्क। होमवर्क कौन सा है, सेकंड वाला भी डबल कॉलम कैश बुक है, बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान देना, कुछ ट्रांजेक्शन हो सकता है ऐसे जो कैश बुक में आते ही नहीं। मान लो यहाँ लिखा रहता था सोल्ड गुड्स टू रमेश 5,000, ये आएगा कहीं, कहाँ जाएगा सेल बुक में, क्योंकि उधारी में सेल है। सोल्ड बुक टू रमेश कहाँ जाएगा, सेल बुक में, कैश बुक में आएगा कि नहीं। ध्यान से देखने का, कोई एक अलग ट्रांजेक्शन हो सकता है जो एंट्री हुई नहीं, तो भावना में बह के सारी एंट्री नहीं करने का, ध्यान से देखने का। ये भी कैश बुक बनानी है, 3 कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है, ध्यान दो। कैश बुक बनाने की है, ये भी डबल कॉलम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, कौन से बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नोट्स में से और मॉड्यूल में से देख लेते कोई
कर सकते क्या आप? मॉड्यूल में डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट का कॉलम है, ठीक है ट्राई करके देखो, वैसे मैं बता दूंगा, ट्राई करके देखो, जमा तो जमा, नहीं जमा तो मैं तो हुई। कैश डिस्काउंट बैंक 3 कॉलम, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 2 ही क्वेश्चन होमवर्क है, कौन से 2 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा? एक तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारी नोट्स में का, और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन आप घर पे करेंगे। और एक काम करा करो आप, उसी दिन का लेक्चर हाथों हाथ उसी दिन देखने का, होमवर्क भी उसी दिन करने का फटाफट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करने का, ताकि मैं क्या मैं आप मान लो ये जो लेक्चर आप देखेंगे आज, ये रिकॉर्ड लेक्चर मैंने कल करेगा, एक दिन पहले रहता है ना रिकॉर्डिंग, तो आपको हाथों हाथ उसी दिन लेक्चर देख के मुझे शाम तक 6-7 बजे तक आपको मैसेज देना पड़ेगा कि मुझे ये डिफिकल्टीज है, ताकि मैं जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा तो हाथों हाथ में लेक्चर में ही वो क्वेरी कवर कर लूँ, ठीक है? तो फटाफट उसी दिन का उसी दिन लेक्चर देखने का, उसी दिन का उसी दिन पे होमवर्क करने का, ठीक है? ओके, होमवर्क करो और मुझे बताओ कोई क्वेरी, ठीक है? ओके, बाय बाय।